हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कनौजिया मैम। स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो है हमारी चैप्टर नंबर 26 की है। बिजनेस लॉ की जो सीरीज़ चल रही है जिसमें हम एक वीडियो में कंप्लीट चैप्टर कवर करवा रहे हैं, उसी की चैप्टर नंबर 26 की ये वीडियो है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। देखिए, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट यानी कि इंफॉर्मेशन पाने का अधिकार, कि अगर हमें किसी ऑफिस से किसी चीज़ के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन निकालनी है और हमें उधर के ऑफिसर्स नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन, तो हमें इन्फॉर्मेशन पाने का अधिकार है। हम अपील कर सकते हैं किसके एक्ट के अंतर्गत, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के अंतर्गत। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर। India is a democratic country and democracy requires informed citizens and citizenry and transparency of the information which are vital to its functioning, and also to contain corruption and to hold governments and their instrumentaries accountable to the governed। देखो, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोकतांत्रिक कंट्री है। लोगों को इसलिए सब कुछ इन्फॉर्मेशन पता होने चाहिए जो उस फंक्शनिंग करने में बहुत इम्पॉर्टेंट है, एंड आल्सो टू कंटेन करप्शन एंड टू होल्ड गवर्नमेंट एंड देयर इंस्ट्रूमेंट अकाउंटेबल टू गवर्न। और जो करप्शन भी है, जैसे सपोर्ट सिटीजन ट्रांसपेरेंसी ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए चाहिए, और आल्सो टू कंटेन करप्शन एंड टू होल्ड गवर्नमेंट को होल्ड करने के लिए, एंड देयर इंस्ट्रूमेंटरीज अकाउंटेबल टू द गवर्नमेंट। और कौन सी इंस्ट्रूमेंटरीज अकाउंटेबल है गवर्न करने के लिए उसको। द राइट टू इंफॉर्मेशन इज इम्प्लिसिटली गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। जो राइट ऑफ इंफॉर्मेशन है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा गारंटी इम्प्लिसिटी इम्प्लाइड किया गया है, गारंटीड। ठीक है। However, with a view to set out a practical regime for securing information, the Indian Parliament enacted the Right to Information Act। भाई सारी जो है इंफॉर्मेशन को पाने के लिए जो इंडियन पार्लियामेंट ने एक राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 में पास आउट किया, एंड दस गिव ए पावरफुल टूल टू द सिटीजन को एक पावरफुल टूल दिया टू गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट एज अ मैटर ऑफ राइट, कि सिटीजन्स सारी इंफॉर्मेशन पा सकें फ्रॉम द गवर्नमेंट से एज अ मैटर ऑफ राइट, क्योंकि उनका अधिकार है वो। द लॉ इज़ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव एंड कवर्स ऑलमोस्ट ऑल मैटर्स ऑफ गवर्नेंस एंड हैज़ द वाइडेस्ट पॉसिबल रीच बीइंग एप्लीकेबल टू द गवर्नमेंट एट ऑल लेवल। जो लॉ है बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव है और मोस्ट ऑफ सारे मैटर्स को कवर अप करता है। गवर्नमेंट ऑल लेवल की यूनियन स्टेट एंड लोकल एज वेल एज रेसिपेंट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट सभी को कवर अप करता है। द एक्ट मैंडेट्स टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अवेलेबल विद द गवर्नमेंट इन अ टाइम बाउंड मैनर बाय चार्जिंग अ सर्टेन फीस। देखो ये क्या है, ये मैंडेट कराता है इंफॉर्मेशन अवेलेबल विद द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट के पास होती है, इन अ टाइम बाउंड मैनर, मतलब टाइम उसमें बाउंड होता है कि इतने दिन में आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी बाय चार्जिंग, और उसके लिए एक सर्टेन फीस आपको भरनी पड़ती है। wherein the one covered under section 8, 9, 11, 24 which provide for some exceptions। ठीक है। अब देखो मीनिंग ऑफ राइट टू इन्फॉर्मेशन, मीनिंग क्या है। राइट टू इन्फॉर्मेशन मीन्स द स्टैचुरी राइट ऑफ अ सिटीजन, ये एक स्टैचुरी राइट है सिटीजन का इंडिया के, टू सीक इंफॉर्मेशन फ्रॉम गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर ऑफिस इंस्टीट्यूशंस एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन विच आर सिटेड इन इंडिया एंड आर ऑन कंट्रोल और सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड बाय फंड्स प्रोवाइडेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट रिगार्डिंग देयर फंक्शंस एंड एक्टिविटीज़। देखो, इन्फॉर्मेशन का राइट ये है कि जो इंडिया के सिटीजन्स हैं उनको ये स्टैचुरी राइट मिला हुआ है कि वो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर से, पब्लिक सेक्टर से, इंस्टीट्यूशन से, कोई नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं वो। और कौन कौन से ये जो इंस्टीट्यूशन होंगे, ये सारी चीज़ें इंडिया के अंदर होनी चाहिए, जो ऑन कंट्रोल पार्शली और इम्पार्शली सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट इनके द्वारा ऑन होगी। ठीक है। देयर फंक्शंस एंड एक्टिविटीज़, इट आल्सो इंक्लूड द राइट टू इंस्पेक्ट वर्क्स, डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड। ये इसके अंदर ये भी होता है कि हमारे पास अधिकार है किसी काम को इंस्पेक्ट करना, डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट करना, कोई भी रिकॉर्ड्स पड़े हैं उसको इंस्पेक्ट कर सकते हैं हम। टेक नोट, एक्सट्रैक्ट्स और सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड्स, नोट्स ले सकते हैं उसके अंदर से हम, और सर्टिफाइड कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड्स ले सकते हैं। टेक सर्टिफिकेट सैंपल ऑफ मटेरियल का प्रॉपर सैंपल ले सकते हैं हम। ठीक है, certified sample। obtain information in form of disketters, floppies, tape, वीडियो कैसेट, इनके फॉर्म में इंफॉर्मेशन हमारे को मिल सकती है, और इन एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी, और थ्रू प्रिंट आउट वेयर सच इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर और इन एनी अदर डिवाइस, जहाँ कंप्यूटर में सारी
इंफॉर्मेशन स्टोर होएगी और अदर डिवाइस के अंदर, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑफ राइट ऑफ इंफॉर्मेशन क्यों बनाया है ये राइट ऑफ इंफॉर्मेशन? द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट इज टू एम्पावर द सिटीजन, प्रमोट ट्रांसपेरेंसी। सिटीजन्स को शक्ति देने के लिए, एम्पावर करने के लिए, ठीक है। प्रमोट ट्रांसपेरेंसी, भाई जो गवर्नमेंट ऑफिशियल या फिर जो भी नॉन गवर्नमेंट है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके और हमारे बीच में ट्रांसपेरेंसी की, वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, कैसे उनका डाटा है, क्या रिकॉर्ड्स है। एंड अकाउंटेबिलिटी इन द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट, और उनकी अकाउंटेबिलिटी जो इन द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट कंटेन करप्शन, भाई जिसके अंदर गवर्नमेंट के अंदर जो वर्किंग कर रहे हैं कंटेन करप्शन, एंड मेक द डेमोक्रेसी वर्क फॉर द पीपल एंड इन रियल सेंस। डेमोक्रेसी वर्क कर रहे हैं फॉर द पीपल इन रियल सेंस। दस दिस एक्ट वॉज पास्ड विद द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स। देखिए क्या क्या ऑब्जेक्टिव थे। फर्स्ट, टू प्रोवाइड फॉर सेटिंग आउट प्रैक्टिकल रिजाइम ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन फॉर सिटीजन टू सिक्योर एक्सेस टू इंफॉर्मेशन द कंट्रोल पब्लिक अथॉरिटी। जो पब्लिक अथॉरिटी के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है वो सिटीजन को प्रोवाइड करने के लिए। टू प्रमोट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन द वर्किंग ऑफ एवरी पब्लिक अथॉरिटी। ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी क्रिएट करने के लिए। To set up Central Information Commission and State Information Commission for matters concerned thereof। एक सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और एक स्टेट के लिए स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन सेटअप करी गई इसके लिए। टू कंटेन करप्शन एंड टू होल्ड गवर्नमेंट एंड देयर इंस्ट्रूमेंटलिटीज अकाउंटेबल टू द गवर्न। जो देखो करप्शन को कम करने के लिए, ठीक है, एंड टू होल्ड गवर्नमेंट को होल्ड करने के लिए, एंड देयर इंस्ट्रूमेंटलिटी अकाउंटेबल, जो उसके उनके इंस्ट्रूमेंट है उसको अकाउंटेबल ठहराने के लिए। टू हार्मोनाइज revelation of information with public interest including efficient operation of the government। ऑप्टिमाइज, देखो हार्मोनाइज करने के लिए इंफॉर्मेशन विद पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए जो भी इंफॉर्मेशन है उसको हार्मोनाइज करने के लिए सबको वो जो है कॉन्फिडेंशियल जो इंफॉर्मेशन है वो मिले। साइलेंट फीचर्स ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। फीचर्स क्या क्या हैं देखिए इसके। दिस एक्ट में बी कॉल्ड राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। दिस एक्ट डिफाइन एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट विच मे बी टर्म्ड एज पब्लिक अथॉरिटी। ये डिफाइन करती है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को, जो भी पब्लिक अथॉरिटी बोल सकते हैं इसको। पब्लिक अथॉरिटी इज एस्टैब्लिश्ड, पब्लिक जो गवर्नमेंट है पब्लिक को अथॉरिटी देती है एक तरह से कि भाई वो इन्फॉर्मेशन हमारी जो डिपार्टमेंट से निकाल सकते हैं। पब्लिक अथॉरिटी इज एस्टैब्लिश, कंस्टिट्यूटेड, ऑन, कंट्रोल्ड एंड सब्सटेंशियल फाइनेंस्ड बाय फंड प्रोवाइडेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। इनके थ्रू जो भी पब्लिक अथॉरिटी जो भी जिसमें फंड प्रोवाइड किए गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट यूनियन टेरिटरी के थ्रू, वो सभी पब्लिक अथॉरिटी इसके अंदर आती है। पब्लिक अथॉरिटी मीन्स एनी अथॉरिटी और बॉडी और इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड और कॉन्स्टिट्यूटेड बाय और अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन बाय एनी अदर लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। पब्लिक अथॉरिटी वो होती है, कोई भी अथॉरिटी होती है और या बॉडी होती है, इंस्टीट्यूशन होती है ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड, जो सेल्फ गवर्नमेंट के द्वारा एस्टैब्लिश्ड और कंस्टिट्यूट की आती है बाय और अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर आती है बाय एनी अदर लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट में जो लॉ बनाया होता है उसके थ्रू एस्टैब्लिश होती है। बाय एनी अदर लॉ मेड बाय स्टेट लेजिस्लेशन के थ्रू, बाय नोटिफिकेशन इशूड और ऑर्डर मेड बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एंड इंक्लूड्स एनी बॉडी ओन्ड, कंट्रोल और सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड, भाई पूरी पूरी प्रॉपर ओन्ड है उसके द्वारा, कंट्रोल्ड है या सब्सटेंशियली फाइनेंस कर रखा है उसको। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज सब्सटेंशियली फाइनेंस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय फंड प्रोवाइड बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है लेकिन वो उनको फंड गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। दिस एक्ट इज एप्लीकेबल टू ऑल पब्लिक अथॉरिटी, सारी पब्लिक अथॉरिटीज़ के अंदर इसके अंदर आती है। ऑल सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, अंडरटेकिंग्स, ऑटोनोमस बॉडीज, म्यूनिसपैलिटीज़, पंचायत एक्सेट्रा। मतलब अगर इन सब के अंदर से अगर आपको इन्फॉर्मेशन निकालनी है तो इसके अंडर आती है, निकाल सकते हैं हम, ठीक है। द एक्ट रिक्वायर द पब्लिक अथॉरिटी एंड इट्स ऑफिसर टू मेंटेन एंड कीप रेडी टू रिकॉर्ड्स। ये एक्ट कहता है कि पब्लिक अथॉरिटी को कि अपना सारा जो है रिकॉर्ड मेंटेन करके रखो, कोई कभी भी आपसे इन्फॉर्मेशन मांग सकता है। द एक्ट प्रोवाइड्स दैट इफ द इन्फॉर्मेशन सॉट फॉर रिलेट्स टू अनदर ऑफिस और अनदर पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर,
then the public information officer receiving the application for information can transfer the application to the public information officer to the concerned office. ये एक्ट कहता है कि अगर इंफॉर्मेशन जो ढूंढ रहे हैं वो रिलेट करती है अनदर ऑफिस या फिर अनदर पब्लिक ऑफिस इंफॉर्मेशन से, तो फिर वो सीधी की सीधी वहाँ पर ट्रांसफ़र कर दी जाएगी और वो उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे. इन जनरल केसेस नॉर्मली द रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन शैल बी डिस्पोज्ड बाय द कंसर्न इन्फॉर्मेशन ऑफिसर विद 30 डेज़ में. वैसे तो ये मतलब इन्फॉर्मेशन जो है डिस्पोज ऑफ कर दी जाती है 30 डेज ऑफ रिसिप्ट ऑफ रिक्वेस्ट. जिस दिन रिक्वेस्ट आई है उसके 30 डेज के अंदर अंदर जो है इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है. वेयर द इन्फॉर्मेशन सोट रिलेट्स टू थर्ड पार्टी द सेम शैल बी प्रोवाइडेड. थर्ड पार्टी से रिलेट करती है तो 40 डेज में दे दी जाती है. बट इफ द इन्फॉर्मेशन सोट फॉर कंसर्न फॉर द लाइफ ऑफ लिबर्टी ऑफ अ पर्सन द सेम शैल बी प्रोवाइडेड विद इन 48 आवर्स. और किसी लाइफ या पर्सन की लिबर्टी पे डिपेंड करती है वो जो इन्फॉर्मेशन है, तो 48 आवर्स के अंदर वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाती है. द फीस फॉर सीकिंग इन्फॉर्मेशन शैल बी रिजनेबल है. देयर शैल बी नो फीस फॉर सिटीजन्स बिलो पॉवर्टी लाइन. पॉवर्टी लाइन से सिटीजन जो BPL वाले हैं बिलो पॉवर्टी लाइन की, उनके लिए कोई फीस नहीं है. The Act provides for constitution of a Central Information Commission at the highest level and the State Information Commission at the state level. जो Act provide करता है सेंट्रल लेवल पे सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन और स्टेट लेवल पे स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन. There shall be a चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर एंड इन्फॉर्मेशन कमीशन इन द बोथ द कमीशन. दोनों में चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर होता है एंड इन्फॉर्मेशन कमिश्नर होता है. The Act provide for 2-level forum for making appeal. 2-level form है इसमें. appeal shall be filed at 2 level. One within the organization to the senior officer. एक organization में ही first appellate authority बोलते हैं इसको, और second में appeal filed by the Central State Information Commission में as case में भी. देखो first तो उसी की organization में public information में मतलब first appellate बोलते हैं उसको, और सेकंड होगी सेंट्रल और स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन में जाएगी अपील. द एक्ट प्रोवाइड दैट इफ द कंसर्न पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर डज नॉट फर्निश द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन विद इन स्पेसिफाइड पीरियड और रिफ्यूजेस टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन, द एप्लीकेंट मेकिंग रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन शैल फाइल एन अपील विद इन 30 days of the date of the refusal. An appeal shall be disposed of within 30 days of the receipt of the appeal or within such extended period not exceeding a total 45 days from the date of filing. देखो अगर पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है, अगर नॉट फर्निश द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड कर रहा है स्पेसिफाइड पीरियड में और रिफ्यूज़ कर रहा है कि भाई नहीं, तो 30 दिन के अंदर अंदर वैसे तो आपको दोबारा जो रिफ्यूज़ल के बाद 30 दिन के अंदर वो डाल देनी है, और जो अपील 30 शैल बी डिस्पोज्ड ऑफ इन 30 दिन के अंदर हो जानी चाहिए, और नहीं होती तो लास्ट एक्सीडिंग 45 डेज़ के अंदर अंदर लास्ट फाइलिंग जो डेट ऑफ फाइलिंग है उससे 45 दिन के अंदर अंदर तो हो जानी चाहिए. ठीक है. द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट आर ऑफ ओवर राइडिंग नेचर एंड दिस प्रोविजंस कैन नॉट be made ineffective by proceeding of the lower courts. No lower court shall entertain any suit, application or other proceeding in respect of order made under this act. कोई भी लोअर कोर्ट इसके अंदर कोई स्यू नहीं कर सकता है, कोई एप्लीकेशन नहीं डाल सकता. लोअर कोर्ट्स आर बेयर्ड फ्रॉम अंडरटेनिंग सूट्स ऑफ एप्लीकेशन अगेंस्ट एनी ऑर्डर मेड अंडर दिस एक्ट. लोअर कोर्ट कोई भी सूट और एप्लीकेशन नहीं डाल सकता इसके अंदर. The Central and State Information Commission shall, after the end of the each year, prepare a report. देखो जो ये सेंट्रल एंड स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन है, हर साल के अंत में एक रिपोर्ट रिपोर्ट तैयार करती है ऑन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एक्ट ड्यूरिंग दैट ईयर. एक साल में कितने इन्फॉर्मेशन लोगों ने मांगी है, कितने की इसमें एप्लीकेशंस आई है, और उसकी कॉपी फॉरवर्ड करते हैं एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को, विच शैल बी लेड डाउन बिफोर ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट. सारे हाउस ऑफ पार्लियामेंट में जाती है उसकी कॉपी एंड स्टेट लेजिस्लेशन में. द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय यूजिंग पावर वेस्टेड अंडर दिस एक्ट शैल chalk out programs to advance the understanding of public and develop information machinery. सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी जो इस एक्ट के अंदर जो पावर है उससे प्रमोट करती है कि इंफॉर्मेशन मशीनरी को, कि भाई इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है. इफ़ एनी पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर नाइदर फर्निशेज द इंफॉर्मेशन नॉर रिफ्यूजेज टू फर्निश द इंफॉर्मेशन विद इन स्पेसिफाइड टाइम, ही शैल बी पेनलाइज्ड विद 250 per days for the delay period subject to the total amount of such penalty not exceeding 25,000. देखो अगर कोई भी पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता या फिर मना कर देता है कि मैं इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करूँगा, उसको पेनल्टी लगाई जाती है 250 रुपये पर दिन के हिसाब से फॉर द डिले पीरियड सब्जेक्ट टू द टोटल अमाउंट ऑफ सच पेनल्टी, और ज़्यादा से ज़्यादा पेनल्टी हो सकती है 25,000 रुपये. ठीक है.
आगे है द अमाउंट ऑफ फीस डिपॉजिटेड बाय द एप्लीकेंट फॉर सीकिंग इन्फॉर्मेशन शैल हैव टू बी रिटर्न इफ इन्फॉर्मेशन इज नॉट फर्निश्ड विद इन स्पेसिफाइड। अगर स्पेसिफाइड टाइम पे इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड की गई तो जो अमाउंट उस बंदे ने पे किया था एप्लीकेशन लगाते टाइम इन्फॉर्मेशन पाने के लिए, उसको अमाउंट वो वापस कर दिया जाएगा, रिटर्न कर दिया जाएगा। इफ एनी पर्सन विद वन रीजन और द अदर इज अनेबल टू गिव रिटर्न एप्लीकेशन फॉर सीकिंग इन्फॉर्मेशन ही कैन टेल इट orally to the concerned public information officer and it will taken as his oral request for seeking information। अगर कोई पर्सन भाई रिटर्न में एप्लीकेशन नहीं दे सकता तो वो ओरल में उसको पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को बता दे और वो उसको एक तरह से ओरल रिक्वेस्ट मान लेगा। आगे प्रिलिमिनरी देखो, शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। दिस एक्ट में बी कॉल्ड द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005। इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया। ये पूरे इंडिया के अंदर लागू होता है एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। दिस एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन 12 अक्टूबर 2005 में, ठीक है, ये आया। कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस देखो, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मीन्स इन रिलेशन टू पब्लिक अथॉरिटी विच इज एस्टैब्लिश और सस्टेनेबली फाइनेंस्ड बाय फंड प्रोवाइडेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। देखो जो पब्लिक अथॉरिटी है उसको कौन सी प्रॉपर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने फंड प्रोवाइड किया है, by the central government or union territory administration the central government, by the state government or the state government, ठीक है। तो इनके थ्रू जो भी पब्लिक अथॉरिटी को जिसके भी थ्रू फंड प्रोवाइड हुए हैं वो होगी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन मीन्स द सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सबसेक्शन 1 और सेक्शन 12 के अंदर जो सेंट्रल इन्फॉर्मेशन बनी हुई है वो आएगी। सेंट्रल पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर मीन्स द सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर डेजिग्नेटेड अंडर सबसेक्शन 1 के अंदर डेजिग्नेशन है इसकी, एंड इंक्लूड सेंट्रल असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर डेजिग्नेटेड एज अंडर, और इसके अंदर सबसेक्शन 2 और 5 के अंदर भी जो डेजिग्नेशन है वो आता है। चीफ कमिश्नर एंड इंफॉर्मेशन कमिश्नर, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर and information commissioner means the chief information commissioner and information commissioner appointed under subsection 3 of section 12। competent अथॉरिटी क्या होता है? कंपिटेंट अथॉरिटी मीन्स द स्पीकर इन द केस ऑफ हाउस ऑफ पीपल और द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैविंग सच असेंबली। जो स्पीकर होता है इस असेंबली के अंदर, चेयरमैन इन द केस ऑफ काउंसिल वो स्पीकर होगा। द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन द केस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन द केस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस of India, the president of the governor as the case may be in the case of other authorities established or constituted by the under the constitution। the president of governor हो जाएगा। the administrator appointed under article 239 of the constitution, जो administrator appointed हो गया वो। it means any material in any form including records, documents, emails, opinions, advices, press releases, circular orders, logbooks, contracts, report, papers, samples, models, data material held in any electronic form and information relating to any private body which can be accessed by a public authority under any other law for the time being in force। ये सारी चीज़ इंफॉर्मेशन में हो सकती है, यानी इन्फॉर्मेशन हम इन चीज़ कोई ईमेल के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, कोई भी सर्कुलर ऑर्डर के रिगार्डिंग। प्रेस्क्राइब्ड मीन्स प्रेस्क्राइब्ड बाय रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट। भाई इस एक्ट के अंदर जो रूल हैं उसके अकॉर्डिंग प्रेस्क्राइब्ड बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट और द कंपिटेंट अथॉरिटी एज द केस में भी। जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है या फिर जो कंपिटेंट अथॉरिटी, हम दोनों पढ़ लिया। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है कि भाई किसके थ्रू फंड जो है पब्लिक अथॉरिटी को मिले हुए हैं, और जो कंपिटेंट अथॉरिटी है वो ये देखो, ये चीफ जस्टिस हो सकती है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की प्रेसिडेंट ऑफ गवर्नर हो सकते हैं, ये सब जने हो सकते हैं, ठीक है। आगे है पब्लिक अथॉरिटी मीन्स एनी अथॉरिटी और बॉडी और इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट एस्टेब्लिश्ड और कॉन्स्टिट्यूटेड। पब्लिक अथॉरिटी कोई भी अथॉरिटी होती है और बॉडी ऑफ इंस्टीट्यूशन होती है जो सेल्फ गवर्नमेंट की एस्टेब्लिश और कॉन्स्टिट्यूटेड बाय और अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर ये एस्टेब्लिश हो सकती है, और एनी अदर लॉ मेड बाय पार्लियामेंट में कोई लॉ बना है उसके थ्रू हो सकती है एस्टेब्लिश्ड, और एनी अदर लॉ मेड बाय स्टेट लेजिस्लेशन में कोई लॉ बना है उसके थ्रू एस्टेब्लिश हो सकती है।
by notification issued or order made by the appropriate government and include any body on controlled substantially financed, या तो प्रॉपर पूरी ऑन कर रखी है, कंट्रोल है, कुछ एक पार्ट फाइनेंस कर रखा है गवर्नमेंट ने, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज सब्सटेंशियली फाइनेंस, कुछ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज इसमें कुछ फाइनेंस गवर्नमेंट का डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फंड बाय प्रोवाइडेड, चाहे गवर्नमेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फंड प्रोवाइड किए जा रहे हैं अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा। रिकॉर्ड क्या होता है, रिकॉर्ड में आ जाते हैं सारे एनी डॉक्यूमेंट, मैन्युस्क्रिप्ट एंड फाइल, एनी माइक्रोफिल्म, माइक्रोफिच एंड facsimile copy of any fax copy of document, any प्रोडक्शन ऑफ इमेज और इमेजेस, कोई भी इमेज हो सकती है, माइक्रोफिल्म हो सकती है, एनी अदर मटेरियल प्रोड्यूस्ड बाय कंप्यूटर के यानी के डिवाइस के थ्रू प्रोड्यूस किया जाने वाला मटेरियल हो सकता है। राइट टू इन्फॉर्मेशन क्या है, राइट टू इन्फॉर्मेशन मीन्स द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्सेसिबल अंडर दिस एक्ट विच इज़ हेल्ड बाय और अंडर द कंट्रोल ऑफ पब्लिक अथॉरिटी, इंक्लूड्स द राइट टू इंस्पेक्शन ऑफ वर्क। राइट टू इन्फॉर्मेशन में हम कोई भी वर्क, डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड्स की इंस्पेक्शन कर सकते हैं, उससे कोई नोट्स ले सकते हैं, एक्सट्रैक्ट, उसमें से कुछ एक्सट्रैक्ट निकाल सकते हैं, सर्टिफाइड कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ रिकॉर्ड ले सकते हैं, टेकिंग सर्टिफाइड सैंपल ऑफ मटेरियल ले सकते हैं, ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन इन फॉर्म ऑफ डिस्केट्स, डिस्क, फ्लॉपीज, टेप, वीडियो कैसेट्स और अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड से जो भी सामान निकलता है उसके रिगार्डिंग हम कोई भी इंफॉर्मेशन इस फॉर्म में ले सकते हैं। स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन कौन है, जो स्टेट के अंदर, स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन मीन्स द स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन कंस्टिट्यूटेड अंडर द सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 15 स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन, एंड ये स्टेट के जो हो जाएगा सब सेक्शन 3 के अंदर और सेक्शन 15 के अंदर जो अपॉइंटेड है। स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर जो सब सेक्शन 1 एंड इंक्लूड स्टेट असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर डेजिग्नेटेड एज सच अंडर सब सेक्शन 2 ऑफ द सेक्शन 5। थर्ड पार्टी मीन्स a person other than the citizen making a request for information and include public authority। थर्ड पर्सन वो पर्सन है जो सिटीजन से अलग पर्सन होगा, रिक्वेस्ट करिए उसने इन्फॉर्मेशन लेने की, इंक्लूड द पब्लिक अथॉरिटी, और पब्लिक अथॉरिटी में इंक्लूड है। अब देखिए प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन अंडर राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट से अगर कोई अपने को इन्फॉर्मेशन निकालनी है तो उसकी क्या प्रोसीजर रहेगी, क्या प्रक्रिया रहेगी। द प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन अंडर राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट इज़ एज अंडर फर्स्ट रिक्वेस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले हमें रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी इन्फॉर्मेशन को ऑब्टेन करने के लिए। ए पर्सन हु डिज़ायर टू ऑब्टेन, जो चाहता है कि इन्फॉर्मेशन लेनी है अंडर दिस एक्ट, शैल मेक अ रिक्वेस्ट इन रिटर्न फॉर्म में एंड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स इन इंग्लिश और हिंदी, या तो रिटर्न फॉर्म में देगा या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू देगा इन इंग्लिश और हिंदी, और इन द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ एरिया इन विच द एप्लीकेशन इज़ बीइंग मेड, या तो इंग्लिश में या हिंदी में या फिर जहाँ पर वो रह रहा है और जो यहाँ से उसको वो चाहिए उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज में। is being made accompanying such fees as may be prescribed to the public information officer। पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर ने जो फीस बना रखी है असिस्टेंट पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर एज द केस में भी, इनके साथ इनके पास ही क्या कर देगा, ये जमा करवा देगा जो भी प्रेस्क्राइब करी हुई है फीस वो देके। पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर इज़ एन ऑफिसर डेजिग्नेटेड बाय पब्लिक अथॉरिटी। देखो जो पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर होता है उसको डेजिग्नेशन दी है पब्लिक अथॉरिटी ने इन ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर और यूनिट्स अंडर इट, एंड असिस्टेंट पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर इज़ एन ऑफिसर डेजिग्नेटेड बाय पब्लिक अथॉरिटी एट ईच सब डिविजनल और ब्लॉक लेवल के लिए। सब डिविजनल और ब्लॉक लेवल के लिए है हमारा असिस्टेंट पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर, और जो पब्लिक इन्फॉर्मेशन इज डेजिग्नेटेड बाय पब्लिक अथॉरिटी इन ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर और यूनिट्स। हर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर और यूनिट्स के लिए तो है हमारा पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर, और ईच सब डिविजनल और ब्लॉक लेवल के लिए है असिस्टेंट पब्लिक इन्फॉर्मेशन। द ड्यूटीज ऑफ दिस ऑफिसर्स आर टू रिसीव द एप्लीकेशन फ्रॉम द इन्फॉर्मेशन सीकर्स एंड प्रोवाइड द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन। इनकी ड्यूटी ये बनती है पीआईओ और एपीआईओ की। ये देखो पीआईओ थोड़ा बड़ा हो गया, उसमें सारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज और यूनिट संभालता है वो, और एपीआईओ वो सारे सब डिविजनल और ब्लॉक लेवल संभालता है। इनका काम क्या होता है कि जो बंदे इन्फॉर्मेशन चाहते हैं उनकी एप्लीकेशन रिसीव करना और उनको जो भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं उनको वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना।
If there is any prescribed format for seeking information, then the information seeker must use that form. अगर कोई prescribed format है तो उसको वो प्रॉपर यूज़ करना पड़ेगा, इन्फॉर्मेशन सीकर को उस फॉर्म को भरना पड़ेगा. इफ़ देर इज़ नो प्रेस्क्राइब फॉर्मेट, अगर कोई फॉर्मेट नहीं है एप्लीकेशन फॉर सीकिंग इन्फॉर्मेशन, द एप्लीकेशन कैन बी मेड ऑन द प्लेन पेपर. अगर कोई प्रेस्क्राइब फॉर्म नहीं है तो प्लेन पेपर पर बना दो. द एप्लीकेशन शुड हैव द डिटेल्स ऑफ द इन्फॉर्मेशन. एप्लीकेशन के अंदर सारी डिटेल्स होनी चाहिए जो आपको चाहिए, जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए. रिक्वायर्ड एज वेल एज द टाइम एंड कंप्लीट पोस्टल एड्रेस ऑफ द एप्लीकेंट. जो भी एप्लीकेंट है जिसने एप्लीकेशन डाली है उसका प्रॉपर पोस्टल एड्रेस होना चाहिए, उसका नेम होना चाहिए. ठीक है. Where request for information cannot be made by the applicant in writing, the concerned information officer shall render all responsible assistance to the person making the request orally. जहाँ पर देखो एप्लीकेंट जो है रिटर्न में एप्लीकेशन नहीं दे सकता, तो ये जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है वो पर्सन से ऑरली लेगा, टू जो ऑरली रिक्वेस्ट लेगा टू रिड्यूस द सेम इन राइटिंग. जो सेम राइटिंग में लिखना था वही उससे ऑरली ले लेगा. एन एप्लीकेंट मेकिंग रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू गिव एनी रीज़न फॉर रिक्वेस्टिंग द इंफॉर्मेशन और एनी अदर पर्सनल डिटेल्स एक्सेप्ट दोज दैट मे बी नेसेसिटी फॉर कॉन्टैक्टिंग हिम. जो एप्लीकेंट है जो रिक्वेस्ट कर रहा है इन्फॉर्मेशन के लिए, उसको ज़रूरी नहीं है कि रीज़न बताना कि वो क्यों ये इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, और एनी अदर पर्सनल डिटेल्स, और कोई अपनी पर्सनल डिटेल्स देने की भी ज़रूरत नहीं है एक्सेप्ट दोज दैट में भी नेसेसरी. बस सिर्फ जो कॉन्टैक्टिंग नेसेसरी फॉर कॉन्टैक्टिंग हिम, उसके साथ में जो कॉन्टैक्ट करने के लिए जो इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है बस वही देनी पड़ेगी इसको. आगे है डिपॉजिटिंग फीस फॉर ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन. फीस डिपॉजिट करो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड लेने के लिए. फॉर ऑब्टेनिंग, सबसे पहले क्या करना है, हमने एप्लीकेशन देनी है. रिक्वेस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन, रिक्वेस्ट करनी है. ठीक है. फिर इसकी फीस ऑब्टेन. फॉर ऑब्टेनिंग एन इन्फॉर्मेशन द एप्लीकेशन इज रिक्वायर्ड डिपॉजिट सर्टेन फीस प्रेस्क्राइब्ड बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट. स्टेट गवर्नमेंट डिफरेंट स्टेट्स हैव प्रेस्क्राइब्ड डिफरेंट फीस. हर एक डिफरेंट स्टेट्स की डिफरेंट फीस है इन्फॉर्मेशन लेने की. द एप्लीकेशन फीस फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की जो एप्लीकेशन फीस है 10 रुपीज़ है. द एप्लीकेंट में आल्सो भी रिक्वायर्ड टू पे फर्दर फीस टू एट द कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन. जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए जो कॉस्ट लगती है उसको भी आगे पे करना पड़ेगा. डिटेल्स ऑफ विच शैल बी इंटीमेटेड टू द एप्लीकेंट बाय द पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर. जो डिटेल है एप्लीकेंट्स को मिलेगी, कहाँ से मिलेगी, पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर से. For obtaining information from central government department, the applicant is required to pay 2 रुपीज़. सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से अगर कोई इन्फॉर्मेशन निकालनी है तो 2 रुपये फीस होएगी फॉर एवरी पेज, हर एक पेज के 2 रुपये. दिस अमाउंट ऑफ फीस डिफर्स फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, हर स्टेट से डिफर करती है. सिमिलरली फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट ए सर्टेन फीस हैज़ बिन प्रेस्क्राइब्ड. अगर कोई डॉक्यूमेंट्स की इंस्पेक्शन करवानी है तो उसकी भी अलग सर्टेन फीस है, प्रेस्क्राइब्ड है. जो बोथ ऑफ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, नो फीस फॉर इंस्पेक्शन ऑफ रिकॉर्ड. सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के लिए इंस्पेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स की कोई भी फीस नहीं है. इफ़ सच एन इंस्पेक्शन इज मेड फॉर 1 आवर ओनली, अगर 1 घंटे का इंस्पेक्शन है तो. हाउएवर फॉर एवरी सब्सिक्वेंट आवर आफ्टर 1 आवर, और 1 घंटे के बाद अगर जो भी आगे और घंटे लगते हैं और अ फ्रैक्शन देयर ऑफ द फीस इज़ 5 रुपीज़. अगर 1 घंटा फ्री है, 1 घंटे के बाद जितना भी टाइम लगो 5 रुपये लगेंगे. ठीक है. This position is applicable to central government department. State government have different fees rules. State government के अपने different fees rule है. The fees is deposited in the name of the concerned public information officer या फिर assistant public information इनके नाम पे होगी. The modes of paying fees are cash होगी, demand draft होगा, bankers check, Indian postal order और treasury चालान. different treasury के फॉर्म में हम पैसे पे कर सकते हैं. Different state government have फ्रेम डिफरेंट रूल्स फॉर डिपॉजिटिंग ऐप. हर एक डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट की अपने अपने रूल्स है एप्लीकेशन फ़ीस को सबमिट कराने की. देयर इज़ अ नो फीस एप्लीकेशन फ़ीस ऑफ अदर एडिशनल फीस फॉर सिटीजन्स बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी BPL वालों के लिए कोई भी फीस नहीं है. आगे है डिस्पोजल ऑफ रिक्वेस्ट. फॉलोइंग आर द प्रोविजन ऑफ राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट अकॉर्ड रिगार्डिंग डिस्पोजल ऑफ रिक्वेस्ट फॉर ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन. डिस्पोज ऑफ कैसे करेंगे. इन जनरल केसेज नॉर्मली द रिक्वेस्ट फॉर information shall be disposed by the concerned information officer within 30 days. नॉर्मल जनरली केसेस में जिस दिन रिसीप्ट मिली है, जिस दिन एप्लीकेशन आई है उसके 30 दिनों के अंदर अंदर
जो है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी। वेयर द इन्फॉर्मेशन सॉट फॉर कंसर्न द, अगर बंदे की लाइफ और लिबर्टी से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है तो 48 घंटे के अंदर अंदर आपको क्या है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दीजिए। वेयर द इन्फॉर्मेशन सॉट रिलेटेड टू थर्ड पार्टी, को थर्ड पार्टी से रिलेटेड है द सेम शैल प्रोवाइड 40 डेज, और अगर थर्ड पार्टी से रिलेटेड है तो 40 डेज के अंदर अंदर प्रोवाइड कर दी जाएगी। इफ द इन्फॉर्मेशन सॉट रिलेटेड टू allegations of human rights violation against a listed intelligence and security organization, the same shall be provided within 40 days of the receipt of request। अगर इंफॉर्मेशन जो है रिलेटेड है कि ह्यूमन राइट्स को तोड़ा गया, वो ह्यूमन राइट्स को तोड़ा गया, उसके रिगार्डिंग कोई एलिगेशन लगे हुए हैं, आरोप लगे हुए हैं, तो उसके रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन होगी 45 डेज के अंदर होगी। एंड इन्फॉर्मेशन शैल ऑर्डिनरी बी प्रोवाइडेड इन द फॉर्म इट इज सोट अनलेस इट वुड बी disproportionately divert the resources of the public authority or would be detrimental to the safety or preservation of the record in question। अगर इंफॉर्मेशन शैल ऑर्डिनरी भी प्रोवाइडेड, और ऑर्डिनरी अगर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है फॉर्म के अंदर, इट इज़ सोट अनलेस, इस देखी जा रही है अनलेस, इसको ढूंढा जाएगा अनलेस इट वुड डिसप्रोपोर्शनली डाइवर्ट द रिसोर्सेज ऑफ पब्लिक अथॉरिटी, अगर वो डिसप्रोपोर्शनल डाइवर्ट कर रही है रिसोर्स, पब्लिक अथॉरिटी के रिसोर्स को, और वुड बी डेट्रीमेंटल है टू द सेफ्टी और प्रेजर्वेशन ऑफ रिकॉर्ड, और मतलब थोड़ा सा वो मुश्किल क्रिएट कर रही है सेफ्टी और प्रेजर्वेशन के रिकॉर्ड के अंदर। इफ़ द कंसर्न इन्फॉर्मेशन ऑफिसर डज नॉट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन विद इन स्पेसिफाइड पीरियड, अगर स्पेसिफाइड पीरियड में नहीं प्रोवाइड करी उसने इन्फॉर्मेशन ऑफिसर ने इन्फॉर्मेशन, इट शैल बी टेकन एज अ डीम्ड रिफ्यूजल अगेंस्ट, और उसको माना जाएगा कि ये रिफ्यूज़ कर दिया उसने। विच द एप्लीकेंट सीकिंग इन्फॉर्मेशन कैन फाइल हिज फर्स्ट अपील टू द नेक्स्ट सीनियर रैंक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर, तो इस एक बंदे ने, एक ऑफिसर ने रिफ्यूज़ कर दिया तो उसके सीनियर रैंक में जो इन्फॉर्मेशन ऑफिसर होगा उसको फिर वो नेक्स्ट अपील करेगा। इफ़ द इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड आफ्टर अ स्पेसिफाइड टाइम इट शैल बी गिवन फीस फ्री, अगर देखो स्पेसिफाइड टाइम के बाद अगर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी तो फ्री देनी पड़ेगी, जो उसके अमाउंट उसने पे करा था, फीस सबमिट करी थी, वापस हो जाएगी। आगे है वेयर रिक्वेस्ट हैज़ बीन रिजेक्टेड, अगर रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी गई द कंसर्न पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर शैल कम्युनिकेट टू द पर्सन मेकिंग रिक्वेस्ट, अगर रिजेक्ट कर दी गई है तो जिसने, जो एप्लीकेंट था, जिसने एप्लीकेशन लगाई थी, उसको बताना जरूरी है। द रीज़न फॉर सच रिजेक्शन, क्या बताना जरूरी है कि वो रिजेक्शन क्यों हुआ है, इसका रीज़न बताओ। द पीरियड विद इन विच एन अपील अगेंस्ट सच रिजेक्शन में बी प्रेफर्ड, कि भाई कितने पीरियड के लिए जो अपील है अगेंस्ट सच रिजेक्शन, उस रिजेक्शन के अगेन दोबारा से की जा सकती है। द पर्टिकुलर्स ऑफ द एप्लेट अथॉरिटी, जो भी पर्टिकुलर्स है एप्लेट अथॉरिटी के वो बता दो, ठीक है। आगे आ गई अपील्स। देखो पहले हमने क्या करा, पहले हमने रिक्वेस्ट करी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए, किससे, PIO से और APIO से, फिर फीस डिपॉजिट करवाई, फिर उसके पास डिस्पोजल ऑफ रिक्वेस्ट, भाई कितने टाइम पीरियड में कब हो सकता है। अब आगे हैं अपील्स, हमारे को किसी जो हमने चीज़ इन्फॉर्मेशन मांगी है उसका आंसर नहीं मिल रहा, या फिर वो मना कर रहे हैं कि हम नहीं देते, तो हम क्या करेंगे, अपील करेंगे, ठीक है। द एप्लीकेंट कैन फाइल अपील विद द रिस्पेक्टिव एपेलेट अथॉरिटीज इफ देयर इज, जो एपेलेट अथॉरिटी के अंदर जाके क्या करेगा, अपील करेगा। इफ देयर इज अ डिले इन डिस्पोजल ऑफ रिक्वेस्ट, अगर वो टाइम लगा रहे हैं, डिले कर रहे हैं रिक्वेस्ट को देने में, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने में, और द इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन डैनेड और द इन्फॉर्मेशन गिवन इज फाउंड टू बी इनकरेक्ट, और जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो इनकरेक्ट है, तो अपील कैन बी फाइल्ड एट 2 levels, 2 levels में अपील फाइल कर सकते हैं। वन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन टू द सीनियर ऑफिसर टू द पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर नोन एज फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी, पहला तो ऑर्गेनाइजेशन में ही जो उसका सीनियर ऑफिसर है वो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, इसको बोलते हैं फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी। द सेकंड अपील कैन बी फाइल्ड विद इन द सेंट्रल और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन एज द केस में बी, और फिर सेकंड अगर मान लो फिर भी नहीं मिलता सोल्यूशन तो सेकंड अपील फाइल की जाएगी सेंट्रल और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के अंदर। सेंट्रल और स्टेट इंफॉर्मेशन, स्टेट गवर्नमेंट्स हैव फ्रेम्ड रूल्स लेइंग डाउन द प्रोसीजर फॉर फाइलिंग अपील, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ने कई सारे रूल्स बना रखे हैं अपील्स फाइल करने के लिए, इसकी प्रक्रिया के लिए। द अपील इन रिस्पेक्ट ऑफ यूनियन टेरिटरी कैन बी फाइल्ड बिफोर द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन एज द यूटीज हैव नॉट बीन एम्पावर्ड टू सेट अप सच कमीशन। देखो अगर कोई यूनियन टेरिटरीज की अपील है तो फिर वो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में फाइल की जाएगी, क्योंकि यूनियन टेरिटरी में कोई भी ऐसी कमीशन नहीं है, ठीक है।
आगे देखो, हम फर्स्ट अपील की बात कर रहे हैं। एनी पर्सन हु डज नॉट रिसीव अ डिसीजन ऑन रिक्वेस्ट, अगर उसने रिक्वेस्ट डाली, उसको कोई डिसीजन नहीं मिला विद इन द स्टेपुलेटेड टाइम में, और इज एग्रीड बाय द डिसीजन ऑफ द पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर, और वो उसको नहीं लग रहा कि भाई ये डिसीजन सही है, में फाइल फर्स्ट अपील अंडर, वो फाइल कर सकता है सेक्शन 19 सबसेक्शन 1 के अंडर ऑफ द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट की। इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक अथॉरिटीज़ हैव अपॉइंटेड फर्स्ट एपलेट, हर एक ऑर्गेनाइजेशन या डिपार्टमेंट के अंदर पब्लिक अथॉरिटी ना अपॉइंट करवाती है एक फर्स्ट एपलेट ऑफिसर हु इज़ अ सीनियर इन द रैंक द पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर, जो पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर के सीनियर पर्सन होता है फर्स्ट एपलेट ऑफिसर, एंड द एप्लीकेंट कैन फाइल फर्स्ट अपील टू दिस ऑफिसर। तो जो फर्स्ट अपील फाइल की जाती है वो फर्स्ट एपलेट ऑफिसर को की जाती है। फर्स्ट अपील कैन बी फाइल्ड विद 30 days फ्रॉम द रिसीप्ट ऑफ डिसीजन ऑफ द पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर एंड नो डिसीजन गिवन, या तो गिवन डिसीजन नहीं दिया या फिर को जो डिसीजन दिया है उसके 30 और उसको अब सेटिस्फाई नहीं हो उस डिसीजन से 30 दिनों के अंदर अंदर आप फर्स्ट अपील कर सकते हो विद इन 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ मेकिंग अ रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, और या फिर 30 दिनों के अंदर अंदर जिस दिन रिक्वेस्ट डाली थी आपने, क्योंकि 30 days वो टाइम हो गया, 30 days आगे का हो गया, ठीक है। However, the appellate officer authority may admit the appeal after the expiry of stipulated time, उसके जो जब stipulated time था पहला रिक्वेस्ट का, जब वो ख़त्म हो जाएगा, उसकी एक्सपायरी हो जाएगी, उसके बाद ही ये एडमिट करेगा appellate officer if he or she is satisfied the appellant was prevented by sufficient cause from filing the appeal in time, no fees is charged। अगर वो ये सेटिस्फाई हो जाता है कि हाँ भाई एपेलेंट को प्रॉपर जो है इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड की गई, तो नो फीस चार्ज टू फाइलिंग फर्स्ट अपील फाइल करने के लिए कोई भी फीस चार्ज नहीं की जाएगी। थ्रो सम स्टेट्स हैव प्रेस्क्राइब्ड सर्टेन फीस, कई स्टेट्स में है कि भाई फीस देनी पड़ेगी, ठीक है। कोई फॉर्मेट नहीं है इसको फाइलिंग के फर्स्ट अपील करने का। सो द फर्स्ट अपील कैन बी फाइल्ड ऑन अ प्लेन पेपर पे फाइल की जाएगी। कॉपी ऑफ द ओरिजिनल एप्लीकेशन विच वाज सेंट टू पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफ वाज डिजायर्ड इन्फॉर्मेशन अलॉन्ग विद द रिप्लाई लेटर ऑफ द पब्लिक इन्फॉर्मेशन। देखो क्या क्या डालेंगे, एक प्लेन पेज पे बनाई जाएगी और इसके साथ में जो ओरिजिनल एप्लीकेशन डाली थी जो आपने पीआईओ को उसकी एक कॉपी, और जो पीआईओ ने जो आपको आंसर भेजा है उसकी एक कॉपी, वो मस्ट बी अटैच टू द अपील एप्लीकेशन के साथ में अटैच करोगे। फर्स्ट अपील हैज़ टू बी डिस्प्लेड ऑफ विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ द रिसिप्ट। फर्स्ट अपील होगी रिसीट के 30 दिन के बाद। दिस पीरियड इज एक्सटेंडेबल बाय 15 day, 15 दिन तक और बढ़ा सकते हो इसको अगर जरूरी होता है। सो इफ़ यू डू नॉट ऑब्टेन डिजायर्ड इन्फॉर्मेशन इवन आफ्टर मेकिंग फर्स्ट अपील, यू कैन फाइल सेकेंड अपील टू द नेक्स्ट लेवल एपलेट ऑफिसर। फर्स्ट एपलेट ऑफिसर को आपने दे दी और फिर भी आपको लगता है कि नहीं आंसर नहीं आया, अभी तक हमारे को इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, तो आप सेकंड अपील डाल सकते हो। यू कैन फाइल सेकंड अपील डाल सकते हो एंड नेक्स्ट लेवल एपलेट ऑफिसर को। अब देखो सेकंड अपील कैसे डलेगी। सेकंड अपील इज़ द लास्ट रिजोर्ट फॉर ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन, ये लास्ट रिजोर्ट है इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने का विद द एप्लीकेंट अंडर राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। सेकंड अपील कैन बी फाइल्ड विद द इन्फॉर्मेशन कमीशन, जो सेकंड अपील है इन्फॉर्मेशन कमीशन के साथ फाइल कर दी जाएगी। किसको फाइल की जाएगी? इन्फॉर्मेशन कमीशन को। ए सेकंड अपील अगेंस्ट द डिसीजन टू द स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कैन बी फाइल्ड विद द स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन। अगर स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से रिलेटेड है तो स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन को फाइल की जाएगी। वेयर इज अपील अगेंस्ट और सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को है तो वो सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन को फाइल की जाएगी। दो नो फीस हैज़ बिन प्रिस्क्राइब्ड फॉर फाइलिंग अपील्स बिफोर द सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन। सम स्टेट्स, देखो सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन में कोई फीस नहीं है, कुछ स्टेट्स हैं जो फीस लेते हैं, वो तो विद देयर स्टेट कमीशन वो उसमें बनती है। इन केस द एप्लीकेंट इज स्टिल एग्रीव्ड बाय द डिसीजन, अगर उसको अभी भी डिसीजन नहीं लग रहा, उसको लग रहा है कि नहीं अभी मेरे को सही डिसीजन नहीं दिया गया फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी से भी, देन ही कैन फाइन वन मोर अपील सेकंड अपील विद द कमीशन के साथ में सेकंड अपील पास कर वो डाल सकता है। सेकंड अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी शैल लाई विद द सेंट्रल और स्टेट इन्फॉर्मेशन। जो सेकंड अपील है वो किसके अंतर्गत आएगी? सेंट्रल और स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन के एज द केस में भी। The second appeal shall lie within 90 days from the date on which the decision should have been made or was actually received. रियल में जो रिसीव हुआ तो उसका 90 days हो गए। हाउएवर सेंट्रल और स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन में एडमिट द अपील आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ 90 days
एडमिट करेंगे अपील को 90 डेज कवर ओपन होने के बाद। इफ इट इज सेटिस्फाइड द एप्लेंट वाज प्रिवेंटेड बाय सफिशिएंट कॉज फ्रॉम द फाइलिंग द अपील इन टाइम। ये सेटिस्फाई कर लिया कि एप्लेंट ने को रोका गया है सफिशिएंट काज के लिए फ्रॉम द फाइलिंग अपील इन टाइम को पे अपील को फाइल करने के लिए। नो फॉर्मेट है, इसमें भी कोई फॉर्मेट नहीं है। सो द सेकंड अपील कैन आल्सो बी फाइल्ड प्लेन पेपर पे होगी। दो देयर इज अ नो टाइम लिमिट फॉर डिस्पोजल ऑफ अपील बाय द कमीशन, कोई टाइम लिमिट नहीं है डिस्पोजल ऑफ की, बट ऑर्डिनरी सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट गिव्स इट्स डिसीजन 90 डेज में दे देते हैं फाइलिंग द अपील। वैसे तो कोई टाइम लिमिट नहीं है, 90 डेज के अंदर फिर भी आ ही जाता है इसका डिस्पोज ऑफ। दैट द डिसीजन ऑफ सेंटर और स्टेट कमीशन शैल बी बाइंडिंग बट एन अपील कैन बी फाइल्ड इन हाई कोर्ट। वैसे तो ये बाइंडिंग होगा, मतलब जो इनका डिसीजन होगा, लेकिन फिर भी अगर आप फिर भी नहीं वो कर पाते तो हाई कोर्ट में इसके अकॉर्डिंग आप केस फाइल कर सकते हो एंड सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द कमीशन। कमीशन जो डिसीजन लेगी उसके अकॉर्डिंग अगर आप फिर भी नहीं सेटिस्फाई होते हो तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस डाल सकते हो। ठीक है। प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय कमीशन इन अपील। अपील के अंदर कमीशन के अंदर कौन सी प्रोसीजर फॉलो, कमीशन जो है कौन सी प्रोसीजर फॉलो करते हैं। द इंफॉर्मेशन कमीशन में इनिशिएट एन इंक्वायरी, एक इंक्वायरी इनिशिएट बिठाते हैं। वेयर इट इज सेटिस्फाइड दैट देयर आर रीजनेबल ग्राउंड टू इंक्वायरी इन टू द मैटर। इस मैटर के अंदर एक रीजनेबल ग्राउंड सेटिस्फाई करते हैं कि इंक्वायरी में है या नहीं। द इंफॉर्मेशन कमीशन वाइल इंक्वायरिंग इनटू एनी मैटर, जो इंफॉर्मेशन कमीशन है जब इंक्वायरी कर रहे होते हैं किसी मैटर पे, हैव द सेम पावर्स एज आर वेस्टेड इन सिविल कोड। सेम पावर होती है जैसे सिविल कोड के पास होती है। वाइल ट्राइंग ए सूट अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, वो जब ट्राई कर रहे हैं कि सूट कर रहे हैं किसी को कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के अंदर 1908 में। इन रिस्पेक्ट द फॉलोइंग मैटर्स, कौन कौन से मैटर हो सकते हैं। Summoning and enforcing the attendance of a person and compel them to give oral or written evidence on oath and to produce the documents or things। उनको समन भेज सकते हैं और उनको पर्सन को एनफोर्स कर सकते हैं अटेंडेंस के लिए एंड कंपेल कर सकते हैं टू गिव ओरल और रिटन, या तो ओरल या रिटन फॉर्म में एविडेंस सबूत दो ऑन ओथ शर्त पर एंड टू प्रोड्यूस द डॉक्यूमेंट और थिंग, या फिर बनाओ सारे डॉक्यूमेंट जो हमारे को चाहिए। रिक्वायरिंग द डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट का इंस्पेक्शन करा सकते हैं, उनकी वो खोज कर सकते हैं। रिसीविंग एविडेंस एंड एफिडेविट, एविडेंस के रूप में एफिडेविट रिसीव कर सकते हैं। रिक्वेश्चनिंग एनी पब्लिक रिकॉर्ड और कॉपीज देयर ऑफ फ्रॉम एनी कोर्ट और ऑफिस, कोई भी कोर्ट या कोई ऑफिस से उसकी पब्लिक रिकॉर्ड और कॉपीज को मंगवा सकते हैं। इशूइंग समन इशू कर सकते हैं फॉर एग्जामिनेशन ऑफ फिटनेस और डॉक्यूमेंट, समन इशू कर सकते हैं कि भाई ये डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे फिट बैठता है या नहीं है उसके एग्जामिन करने के लिए। एंड अदर मैटर विच में प्रेस्क्राइब, कोई भी अगर मैटर जो प्रेस्क्राइब किया गया है। पेनल्टी क्या होती है, अगर कोई भी इंफॉर्मेशन कमीशन है टाइम पर, जैसे जो भी टाइम प्रेस्क्राइब टाइम है उसमें इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड कर पाता तो जितने उसको पेनल्टी देनी पड़ेगी। मतलब सपोज करो 30 दिन तक का टाइम था तो जितने आगे दिन उसने पेनल्टी, मतलब उसको उस इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड कर रहा है तो हर डे का 250 रुपये उसको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। और जो पेनल्टी का अमाउंट है 25,000 से ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है। The public information officer shall be given a reasonable opportunity of being heard by the commission before any penalty is imposed on him। पब्लिक इन्फॉर्मेशन को एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी मिलती है कि भाई कमीशन उसको सुने कोई पेनल्टी लगाने से पहले। आगे है एग्जाम्पशन फ्रॉम डिस्क्लोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन। देखो वैसे तो हम हर इन्फॉर्मेशन मांगते हैं लेकिन कुछ एक इन्फॉर्मेशन है हमें नहीं मिल सकती, वो इन्फॉर्मेशन है इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर ऑफ विच वुड प्रीजुडिशियली अफेक्टेड द सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। इंडिया की सॉवरेनिटी को जो अफेक्ट करती है ऐसी इन्फॉर्मेशन हम नहीं प्रोवाइड कर सकते। ठीक है। जैसे कि इन्फॉर्मेशन होते हैं इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन, साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें ऐसी इन्फॉर्मेशन हम नहीं प्रोवाइड कर सकते क्योंकि ये देश की एक ऐसी इंपॉर्टेंट खबरें हैं जो आगे तक नहीं फैलनी चाहिए। इन्फॉर्मेशन विच हैज़ बिन एक्सप्रेसली फॉरबिडन टू बी पब्लिश्ड बाय एनी कोर्ट ऑफ लॉ, कोई किसी कोर्ट ऑफ लॉ ने कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो मना कर रखी है कि ये नहीं बतानी वो नहीं दे सकते। ठीक है। इन्फॉर्मेशन द डिस्क्लोजर ऑफ विच वुड केस अ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ऑफ पार्लियामेंट
और शुड ऐसी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज ऑफ नहीं कर सकते विच वुड काज अ ब्रीच ऑफ, जो पार्लियामेंट की प्रिविलेज और स्टेट लाइस्टेट की प्रिविलेज को तोड़े। इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग कमर्शियल कॉन्फिडेंस, ट्रेड सीक्रेट्स, ट्रेड के कोई सीक्रेट्स हैं, कॉमर्शियल कॉन्फिडेंस है, किसी का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, उसने नई चीज़ खुद से बनाई है तो वो हम इंफॉर्मेशन नहीं मांगते भाई तूने इसने क्या इंग्रेडिएंट डाला है, क्या से बनाया है। द डिस्क्लोजर ऑफ विच वुड हार्म द कम्पिटेटिव पोजीशन ऑफ थर्ड पार्टी, किसी थर्ड पार्टी कम्पिटेटिव पोजीशन को अगर वो हार्म करती है, ऐसी इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोजर नहीं कर सकते। ठीक है। इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू पर्सन इन हिज फिड्यूशियरी रिलेशनशिप अनलेस द कम्पिटेंट अथॉरिटी इज सेटिस्फाइड द लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट वारंट द डिस्क्लोजर ऑफ सच इंफॉर्मेशन। और देखो ऐसी इंफॉर्मेशन जो जिसके लिए लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट वारंट चाहिए उस इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज ऑफ करने के लिए। इंफॉर्मेशन रिसीव्ड इन कॉन्फिडेंस फॉर फॉरेन गवर्नमेंट की कॉन्फिडेंस, मतलब ये एक कॉन्फिडेंशियल कोई हमारे पास अगर इंफॉर्मेशन है तो वो नहीं देनी है हमने को। इंफॉर्मेशन द डिस्क्लोजर ऑफ विच वुड एंडेंजर द लाइफ और फिजिकल सेफ्टी ऑफ एनी पर्सन, किसी पर्सन की फिजिकल सेफ्टी और उसकी लाइफ को अगर वो खतरे में डाल देती है इंफॉर्मेशन तो वो इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करनी। इंफॉर्मेशन विच वुड इम्पेयर द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन और एप्रीहेंशन और प्रोसिक्यूशन ऑफ ऑफेंडर्स, जो मतलब कोई गलत काम कर रहा है उससे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन है तो वो आपको नहीं प्रोवाइड करनी है। कैबिनेट पेपर्स इंक्लूडिंग रिकॉर्ड्स ऑफ डेलिब्रेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सेक्रेटरीज एंड अदर ऑफिसर्स, कैबिनेट पेपर जो है जिसके अंदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के सारे रिकॉर्ड्स हैं, सेक्रेटरीज के, अदर ऑफिसर्स के रिकॉर्ड्स हैं, वो नहीं प्रोवाइड करने। provided that the decision of council of minister, the reasons thereof and the material on the basis of which the decision were taken, जिस मटेरियल के बेस पे डिसीजन लिया गया है, बी मेड पब्लिक आफ्टर द डिसीजन हैज़ बीन वो पब्लिक कर सकते हैं हम डिसीजन लेने के बाद। एंड द मैटर इज़ कंप्लीट और ओवर, जब कंप्लीट वहाँ ख़त्म हो जाता है मैटर और ओवर हो जाता है तब हम उसकी जो है डिसीजन जिस बेस पे लिए हैं वो प्रोवाइड कर सकते हैं। प्रोवाइडेड फॉर दैट दोज मैटर्स विच come under the exemption specified in this section shall not be disclosed, ये भी डिस्क्लोज नहीं करना। इन्फॉर्मेशन विच रिलेट टू पर्सनल इन्फॉर्मेशन द डिस्क्लोजर ऑफ विच हैज़ नो रिलेशनशिप टू एनी पब्लिक एक्टिविटी, किसी की पब्लिक इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकते, पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकते। नॉट विथ स्टैंडिंग एनी थिंग इन ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट नॉर द एग्जाम्पशन परमिसिबल इन अकॉर्डेंस, जो एग्जाम्पशन परमिसिबल नहीं है वो नहीं ले सकते हम। ऐसी कई सारी इन्फॉर्मेशन है। आगे देखो, लिस्ट ऑफ इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट इज गिवन बिलो। देखो यहाँ ये कई सारे हमारे को ऑर्गेनाइजेशन दे रखी है जिसमें से राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है ना वो एग्जेम्प्टेड है, मतलब इन जो ऑर्गेनाइजेशन की पे हम राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट नहीं लगा सकते क्योंकि इनकी इन्फॉर्मेशन हम नहीं ले सकते। कौन कौन से? इंटेलिजेंस ब्यूरो, रिसर्च एंड एनालाइजिंग विंग of the cabinet secretariat, directorate of revenue intelligence, central economic intelligence bureau, directorate of enforcement, narcotics control bureau और aviation research center, special frontier force, border security force, central reserve police force, Indo-Tibetan border police, Central Industrial Security Force, National Security Guards, Assam Rifles, Shastra Seema Bal, Special Branch CID, Andaman and Nicobar, the Crime Branch CID, CB Dadra and Nagar Haveli, Special Branch Lakshadweep Police, Special Protection Group, Defense Research and Development Organization, Border Road Development Board, Financial Intelligence Unit India, इन सब की इंफॉर्मेशन एग्जेम्प्टेड है, हम नहीं ले सकते। आगे देखिए सेवरेबिलिटी। अब देखो सेवरेबिलिटी इतनी है कि हमने अभी बात करी है कि कई जगह ऐसी है या कई ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जो एग्जेम्प्टेड है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के, तो लेकिन अगर हम ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में अगर फिर भी एक अपील डाल देते हैं कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें तो कैसे हमें इंफॉर्मेशन मिल सकती है, कौन सा पार्ट इंफॉर्मेशन का मिल सकता है। फर्स्ट, वेयर ए रिक्वेस्ट फॉर एक्सेस टू इंफॉर्मेशन इज रिजेक्टेड ऑन द ग्राउंड, अगर एक
रिक्वेस्ट जो डाली थी हमने वो रिजेक्ट हो गई है, किस बेस पे? दैट इट इज़ इन रिलेशन टू इंफॉर्मेशन विच इज़ एग्जाम्प्टेड फ्रॉम डिस्क्लोजर। भाई जो डिस्क्लोजर से एग्जाम्प्ट है, भाई डिस्क्लोज नहीं करना। देन नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन दिस एक्ट, इस एक्ट के अकॉर्डिंग नहीं देखना। फिर हमें एक्सेस में भी प्रोवाइडेड टू दैट पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड विच डज नॉट कंटेन एनी इन्फॉर्मेशन, उस पार्ट रिकॉर्ड के उस पार्ट पे जो ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं आ रही जिसके अंदर एक्सेस में बी प्रोवाइडेड टू दैट पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड, रिकॉर्ड के उस पार्ट का एक्सेस प्रोवाइड किया जाएगा विच डज नॉट कंटेन एनी इन्फॉर्मेशन विच इज़ एग्जेम्प्टेड फ्रॉम डिस्क्लोजर, जो इस डिस्क्लोजर से एग्जाम्प्ट है अंडर दिस एक्ट एंड विच कैन रीजनेबली बी स्वेयर्ड फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द कंटेन्स एग्जेम्प्टेड इन्फॉर्मेशन, जो विच कैन रीजनेबली बी उससे गंभीर रूप से अलग है फ्रॉम एनी पार्ट दैट कंटेन्स एग्जेम्प्टेड इन्फॉर्मेशन, जो एग्जेम्प्टेड इन्फॉर्मेशन से जो पार्ट अलग है वो हम प्रोवाइड कर सकते हैं। वेयर एक्सेस इज ग्रांटेड टू अ पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड अंडर सब सेक्शन 1, अगर एक्सेस ग्रांट है कि एक रिकॉर्ड के एक पार्ट का, द सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर ऑफ स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर एज द केस में बी शैल गिव अ नोटिस टू द एप्लीकेंट, एप्लीकेंट को एक नोटिस प्रोवाइड करेंगे, उसको इन्फॉर्म करेंगे दैट ओनली पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड रिक्वेस्टेड आफ्टर स्वेरेंस ऑफ द रिकॉर्ड। देखो रिकॉर्ड की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए एक सिर्फ पार्ट है जो रिकॉर्ड का जो आपने रिक्वेस्ट किया है वही आपको इन्फॉर्मेशन के रूप में प्रोवाइड किया जाएगा, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन ये क्या है, एग्जैम्प्ट है डिस्क्लोजर के लिए। द रीजंस फॉर द डिसीजंस उसको प्रोवाइड करना पड़ेगा, जो डिसीजन जो है लिया गया है उसका रीज़न कारण बताना पड़ेगा, इंक्लूडिंग एनी फाइंडिंग ऑन एनी मटेरियल क्वेश्चन ऑफ फैक्ट रेफरिंग टू दैट मटेरियल ऑन विच दूज फाइंडिंग्स वर बेस्ड, सारे रीज़न जो फाइंडिंग्स के रिगार्डिंग वो सारे डिसीजन बताना पड़ेगा। द नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ द पर्सन गिविंग द डिसीजन, और नेम और डेजिग्नेशन बताना पड़ेगा जो डिसीजन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। द डिटेल्स ऑफ द फीस कैलकुलेटेड बाय हिम और हर एंड द अमाउंट ऑफ फीस विच द एप्लीकेंट इज़ रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट, सारे डिटेल्स भेजने पड़ेगा फीस की, उसको बताएगा कि ये फीस के पैसे लग रहे हैं, और ये बताना पड़ेगा इतनी फीस बनती है जो आपको डिपॉजिट करानी है। हिज और हर राइट्स विद रिस्पेक्ट टू रिव्यू ऑफ डिसीजन रिगार्डिंग नॉन डिस्क्लोजर, उसके राइट्स को बताएगा अधिकारों को कि आपको इसके रिस्पेक्ट में ये आपके राइट्स बनते हैं रिव्यू ऑफ डिसीजन की, आप डिसीजन को रिव्यू कर सके रिगार्डिंग नॉन डिस्क्लोजर ऑफ द पार्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन, जो नॉन डिस्क्लोजर करा है हमने क्योंकि वो एग्जेम्प्टेड है, उसके रिगार्डिंग रिव्यू करने का डिसीजन का। द अमाउंट ऑफ फीस चार्ज द फॉर्म ऑफ द एक्सेस प्रोवाइडेड इंक्लूडिंग द पर्टिकुलर ऑफ द सीनियर ऑफिसर स्पेसिफाइड अंडर सबसेक्शन, जो अमाउंट और फीस है कि भाई वो रिव्यू करने की वो उसको बताई जाएगी, ठीक है। थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन, वेयर ए सेंटर पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर और स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर एज द केस में बी इंटेंड टू डिस्क्लोज एनी इंफॉर्मेशन और रिकॉर्ड और पार्ट देयर ऑफ ऑन रिक्वेस्ट मेड अंडर दिस एक्ट, अगर प्रोवाइड करनी है कोई इन्फॉर्मेशन जो रिकॉर्ड या फिर कोई पार्ट ऑफ रिकॉर्ड इस एक्ट के अंतर्गत अगर मांगा गया है, कोई रिक्वेस्ट की गई है, विच रिलेट टू और हैज़ बिन सप्लाइड बाय थर्ड पार्टी, जो एक थर्ड पार्टी से रिलेट करती हुई है एंड हैज़ बीन ट्रीटेड एज कॉन्फिडेंशियल बाय दैट थर्ड पार्टी, और थर्ड पार्टी के लिए वो कॉन्फिडेंशियल है, द सेंटर पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर और स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन एज द केस में बी shall within 5 days from the receipt of the request give a written notice to the third party of the request and of the fact that the central public information officer or the state public information officer as the case may be intend to disclose the information or record or part thereof and invite the third party to make a submission in writing or orally regarding in whether the information should be disclosed, and such submission of the third party shall be kept in view while taking a decision about disclosure of information। वो 5 दिनों के अंदर अंदर जिस दिन रिक्वेस्ट मिली है उसको थर्ड पार्टी को इन्फॉर्म करेंगे कि भाई ये इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करनी है, और जो इन्फॉर्मेशन है वो थर्ड पार्टी अपने आप देख के कितना पार्ट उसको प्रोवाइड करना है वो ऑरली और रिटर्न उसको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। आगे देखो, अब हम करेंगे सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन को। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन दो है, द स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, सेंट्रल, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, द सेंट्रल इंफॉर्मेशन
सेंट्रल गवर्नमेंट शैल बाय नोटिफिकेशन ऑफ ऑफिस गैजेट में नोटिफिकेशन प्रोवाइड करके कॉन्स्टिट्यूटेड बॉडी टू बी नोन एज, वो एक बॉडी को बनाते हैं जिसका नाम है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन टू एक्सरसाइज द पावर कन्फर्ड ऑन एंड टू परफॉर्म द फंक्शन असाइन टू इट अंडर दिस एक्ट, और सारे फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए जो इस एक्ट के अंदर असाइन किए गए हैं। द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन शैल कंसिस्ट ऑफ, इसके अंदर कौन कौन होते हैं? चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता है, सच नंबर ऑफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर नॉट एक्सीडेंट 10, इनकी जो संख्या है 10 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, एज मे बी डीम्ड नेसेसरी। द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड इंफॉर्मेशन कमिश्नर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, अपॉइंट करेगा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कमेटी के रिकमेंडेशन से, कंसिस्टिंग ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, कमेटी के अंदर प्राइम मिनिस्टर हु शैल बी द चेयरपर्सन ऑफ द कमेटी हो सकता है, द लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द लोकसभा, ए यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर टू बी नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर जो प्राइम मिनिस्टर ने नॉमिनेट किया है। जनरल सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर ऑफ द सेंट्रल कमीशन शैल बेस्ड इन द चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन के हाथ में आती है सारी जनरल सुपरिटेंडेंस है, डायरेक्शन, सब चीज़ें, ठीक है। द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड द इंफॉर्मेशन कमिश्नर शैल बी पर्सन ऑफ द एमिनेंस इन पब्लिक लाइफ विद वाइड नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इन लॉ, इनकी जो स्किल्स होनी चाहिए, कि इनकी नॉलेज होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए कानून के अंदर, साइंस के अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर, लॉ के अंदर, साइंस के अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर, सोशल सर्विस के अंदर, मैनेजमेंट के अंदर, जर्नलिज्म के अंदर, ये सब चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, मास मीडिया की और एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नेंस की। द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और इंफॉर्मेशन कमीशन शैल नॉट बी ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के मेंबर नहीं होने चाहिए, और मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ एनी स्टेट और यूनियन टेरिटरी के कोई भी मेंबर नहीं होने चाहिए, एज द केस में बी और होल्ड एनी अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और कनेक्टेड विद एनी पॉलिटिकल पार्टी और कैरिंग ऑन एनी बिजनेस और परसुइंग एनी प्रोफेशन। द हेड क्वार्टर्स ऑफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन शैल बी एट दिल्ली, जो हेड क्वार्टर सेंट्रल इंफॉर्मेशन वो दिल्ली होंगे, एंड द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश ऑफिसर एट प्लेसेस इन द इंडिया, कोई भी अदर प्लेसेस पे हो सकते हैं इंडिया में। टर्म्स ऑफ ऑफिस एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस, ऑफिस के टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, सर्विस की कंडीशंस क्या है? द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर शैल होल्ड ऑफिस फॉर टर्म्स ऑफ 5 ईयर्स के लिए ये क्या कर सकता है? ऑफिस को होल्ड कर सकता है। एवरी इंफॉर्मेशन कमिश्नर शैल होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑन विच ही एंटर्स ऑफिस, जिस दिन ऑफिस कर रहा है उसके 5 साल के, टिल ही अटेन्स द एज ऑफ 65, मतलब कि जो मैक्सिमम एज हो गई 65 एज की हो गई, विच एवर इज अर्लियर, जो सी चीज़ पहले होएगी, ठीक है, या तो 5 साल कंप्लीट हो जाएंगी या 65 साल उसकी उम्र कंप्लीट हो जाएगी, जो भी पहले आ जाएगा वो, ठीक है। थर्ड है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और एन इंफॉर्मेशन कमिश्नर शैल बिफोर ही एंटर्स his office make and subscribe before the president or some other person appointed by him, जब वो एंटर होएगा कमीशन ऑफिस के अंदर, वो प्रेसिडेंट को बताएगा उसके बारे में, या फिर जो जिसने उसको अपॉइंट किया है, इन दैट बिहाफ और ओथ एन ओथ, वो शर्त लेगा, एक तरह से ओथ लेगा, एक ठीक शपथ लेगा, और अफर्मेशन अकॉर्डिंग टू द फॉर्म सेट आउट ऑफ द पर्पज इन द फर्स्ट शेड्यूल में जो भी उसके लिए पर्पज उसने सेट आउट किए गए हैं उसके लिए वो उसको अफर्म करेगा शपथ लेके। द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और एन इंफॉर्मेशन कमिश्नर में एट एनी टाइम बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस टू ए प्रेसिडेंट रिजाइन फ्रॉम ऑफिस, वो खुद कभी किसी टाइम भी रिजाइन कर सकता है प्रेसिडेंट को एक एड्रेस करते हुए, लेटर लिखते हुए, ठीक है। और रिमूव करना हो तो रिमूव कर सकते हैं, किस मैनर के अकॉर्डिंग, सेक्शन 14 के अंदर जो मैनर लिखा हुआ है उसको रिमूव किया जा सकता है। सैलरी एंड अलाउंस क्या होगा? द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर शैल बी सेम, चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन शैल बी द सेम एज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सेम दोनों होते हैं ये, एंड इंफॉर्मेशन कमिश्नर शैल बी द सेम एज द इलेक्शन कमिश्नर। रिमूवल ऑफ चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और इंफॉर्मेशन कमिश्नर सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 3, द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और एनी इंफॉर्मेशन कमिश्नर शैल बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस ओनली बाय ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट, सिर्फ प्रेसिडेंट जब ऑर्डर देगा तभी रिमूव कर सकते हैं, ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट, या तो उसके मिसबिहेवियर की वजह से या फिर वो इनकैपेबल हो रहा है सुप्रीम कोर्ट, आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट के अंदर अकॉर्डिंग ऑन अ रेफरेंस मेड टू इट बाय द प्रेसिडेंट ने उसकी रेफरेंस बोली है, एज एन इंक्वायरी रिपोर्टेड द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और एनी इंफॉर्मेशन कमिश्नर एज द केस में बी सच ग्राउंड टू बी रिमूव, उसको उस बेस पर रिमूव कर सकते हैं। द प्रेसिडेंट में सस्पेंड फ्रॉम ऑफिस, प्रेसिडेंट सस्पेंड हो सकता है ऑफिस में से, एंड
If deemed necessary, prohibit also from attending the office during inquiry. The chief information commissioner, ये माना जाता है नेसेसरी प्रोहिबिट, उसकी वो मना किया गया है, आल्सो फ्रॉम अटेंडिंग, उसको ऑफिस अटेंड करने से भी मना किया है इंक्वायरी के टाइम पर। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और इंफॉर्मेशन कमिश्नर इन रिस्पेक्ट ऑफ होम अ रेफरेंस हैज़ बीन मेड टू सुप्रीम कोर्ट अंडर सबसेक्शन 1 until the president has passed order on receipt of report of supreme court in such reference। जब तक जो प्रेसिडेंट है कोई ऑर्डर पास नहीं कर देगा ऑन रिसीट ऑफ रिपोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की रिसीप्ट पाने के पास जब तक ऑर्डर नहीं आ जाएगा प्रेसिडेंट का, तब तक वो उसको नहीं ला सकते हम। वो जब तक इंक्वायरी चल रही है तब तक वो ऑफिस भी ज्वाइन नहीं करेगा। Notwithstanding anything contained in subsection 1, president may by order remove from office, प्रेसिडेंट को रिमूव कर सकता है चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर को और एनी इंफॉर्मेशन कमिश्नर को, इज द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और इंफॉर्मेशन कमिश्नर एज केस में बी इज रजिस्टर्ड एंड इंसॉल्वेंट, अगर इंसॉल्वेंट दिवालिया प्रूव हो गए हैं, हैज़ बिन कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस विच इज़ इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट इन्वॉल्व्स मॉरल टर्पुलेट, कोई ऐसा उसने काम किया है जो ऑफेंस किया है जो प्रेसिडेंट के ओपिनियन में सही नहीं है, एंगेजेस ड्यूरिंग हिज टर्म्स ऑफ ऑफिस इन एनी पेड एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड ऑफ ड्यूटी ऑफ हिज ऑफिस, अपने जो एम्प्लॉयमेंट टाइम के अंदर जो ऑफिस के टाइम के दौरान वो कोई और पेड एम्प्लॉयमेंट कर रहा है ऑफिस के बाहर, तो इज़ इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट अंटिल टू अनफिट टू कंटिन्यू इन ऑफिस, प्रेसिडेंट के ओपिनियन में वो ऑफिस को कंटिन्यू करने के लिए अनफिट हो, हैज़ एक्वायर्ड सच फाइनेंशियल और अदर इंटरेस्ट एज लाइकली टू अफेक्ट प्रीवियसली, कोई ऐसे फाइनेंशियल और अदर इंटरेस्ट ले रहा है अपनी ड्यूटी से जो प्रेसिडेंट के नज़रों में सही नहीं है। If the chief information commissioner or information commissioner in any way concerned or interested in any contract or agreement made by or on behalf of the government of India in participate in any way in the profit thereof or in any benefit or emolument rising thereof otherwise than as a member and in common with the other member of an incorporated company, he shall for the purpose of subsection 1 be deemed to be guilty of misbehavior, वो गिल्टी माना जाएगा अपने मिसबिहेवियर के लिए अगर कोई ऐसा काम करता है जो गवर्नमेंट के खिलाफ होता है। ठीक है, आगे हमने ये पढ़ा सेंट्रल इंफॉर्मेशन सिस्टम, आ गया स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। कॉन्स्टिट्यूशन देखो क्या है इसकी, एवरी स्टेट गवर्नमेंट शैल by notification in the official gazette constitute a body to be known as the name of the state information, जो भी स्टेट जैसे मान लो न्यू स्टेट हरियाणा इंफॉर्मेशन कमीशन, to exercise the power confirmed on and to perform the function assigned to under this act, इसका नाम ऐसा रखा जाएगा। द स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन शैल कंसिस्ट ऑफ, क्या कौन कौन होंगे, स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होगा, नंबर ऑफ स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर नॉट एक्सीडिंग 10, 10 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। द स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कमेटी, कमेटी में कौन कौन होगा, द चीफ मिनिस्टर हु शैल बी द चेयरपर्सन ऑफ द कमेटी, द लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, द कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय द चीफ मिनिस्टर, the general superintendent's direction and management of the affairs of the state information commission shall vested in the state chief information commission, सारी जनरल सुपरिटेंडेंस एंड डायरेक्शन है किसके पास, कौन करेगा, स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर करेगा। द स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड द स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर शैल बी पर्सन ऑफ एमिनेंस इन पब्लिक लाइफ विद वाइड नॉलेज एंड, मतलब कि उसको जो पर्सन होगा ऐसे पर्सन को अपॉइंट करना है जिसको वाइड नॉलेज होगी, एक्सपीरियंस इन लॉ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सोशल सर्विस में उसको पता होना चाहिए, मैनेजमेंट जर्नलिज्म मास मीडिया और एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नेंस सबकी नॉलेज होनी चाहिए। द स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन शैल नॉट बी ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, नहीं होना चाहिए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर एनी स्टेट ऑफ यूनियन टेरिटरी का मेंबर नहीं होना चाहिए। द हेडक्वार्टर ऑफ स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन शैल बी एट सच प्लेस इन द स्टेट एज द स्टेट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट, कोई भी ऑफिशियल गैजेट में जो भी नोटिफिकेशन आई है उसके अंदर स्टेट के अंदर कोई भी प्लेस में हो सकता है। स्पेसिफाइड स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन में भी प्रीवियस अप्रूवल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एस्टैब्लिश ऑफिसर एट एनी प्लेस इन द स्टेट के अंदर वो नोटिस प्रोवाइड करके स्टेट के अंदर कोई भी प्लेसेस पे अपना जो ऑफिस है वो एस्टैब्लिश कर सकते हैं। आगे देखिए टर्म्स ऑफ ऑफिस एंड कंडीशन ऑफ सर्विस। टर्म्स ऑफ ऑफिस देखिए, फर्स्ट देखिए द स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर शैल होल्ड ऑफिस फॉर टर्म ऑफ 5 ईयर्स के लिए, जब उसने एंट्री करी है उससे लेके 5 ईयर्स तक वो उसमें रह सकता है।
विच ही एंटर्स हिज ऑफिस एंड शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, और दोबारा रीअपॉइंटमेंट नहीं होगी उसकी, ठीक है। एवरी स्टेट इंफॉर्मेशन शैल होल्ड और फिर 5 टर्म्स के लिए हो सकता है, और 65 ईयर्स तक की मैक्सिमम उसकी जो एज लिमिट है, दोनों में जो चीज़ पहले आ जाएगी तब तक वो रहेगा, ठीक है। The state chief information commissioner or a state information commissioner shall, before he enters his office, make and subscribe before the गवर्नर सब्सक्राइब करने से पहले, एंड सम अदर पर्सन अपॉइंटेड बाय हिम इन दैट बिहाफ, के बिहाफ पे, ऑन एन ओथ और अनफॉर्मेशन देगा, मतलब शपथ लेगा और अफर्मेशन देगा फर्स्ट शेड्यूल्स में, जो भी उसके रूल्स वगैरह पर्पस वगैरह जो है उसको उसकी शपथ लेगा। द स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन में एट एनी टाइम बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस टू द गवर्नर रिजाइन फ्रॉम हिज ऑफिस, कभी भी वो अपने रिटर्न फॉर्म में गवर्नर को लिख के रिजाइन दे सकता है, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर में बी रिमूव्ड इन द मैनर स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 17 के अकॉर्डिंग, जो रिमूवल के जो भी सेक्शंस रूल्स होंगे उसके अकॉर्डिंग रिमूवल हो सकता है उसकी। सैलरी अलाउंस, द स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर शैल बी द सेम एज द इलेक्शन कमिश्नर, और द स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर शैल बी द सेम एज द चीफ सेक्रेटरी टू द स्टेट गवर्नमेंट, प्रोवाइडेड दैट द इफ द देखो अगर कि देखो स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर को और स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर को एट द टाइम ऑफ हिज अपॉइंटमेंट के टाइम इन रिसिप्ट ऑफ ए पेंशन, अगर कोई पेंशन मिल रही है ना तो उसकी सैलरी में से वो पेंशन का जो पैसे हैं वो काट कर दिए जाएंगे, ठीक है। यही है इसके अंदर भी। आगे आगे देखो, प्रोवाइडेड आल्सो दैट सैलरीज अलाउंस एंड अदर कंडीशन ऑफ द सर्विस ऑफ द स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड द स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन शैल नॉट बी वेरीड टू देयर डिसएडवांटेज आफ्टर देयर अपॉइंटमेंट से जो अपॉइंटमेंट के बाद से जितने भी उसके पैसे बनते हैं सैलरी अलाउंस वो उससे वेरी नहीं करेंगे बाद तक। सेकंड, द स्टेट गवर्नमेंट शैल प्रोवाइड द state chief information commissioner and the state information commission with such officer and employees as may be necessary for the efficient performance of their functions under this act। देखो जो स्टेट गवर्नर है वो प्रोवाइड करेगा स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर को और स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर को इतने ऑफिसर और एम्प्लॉय प्रोवाइड करेगा जो इस एक्ट को कंप्लीट करने के लिए उसको चाहिए होंगे, ठीक है। And the salary and allowance payable to and the terms of condition of service of the officer and the other employees appointed for the purpose of this act shall be such as may prescribe, जितना प्रेस्क्राइब की गई हुई है उन एम्प्लॉयज़ और ऑफिसर की सैलरी और टर्म्स ऑफ कंडीशन वो होंगे, ठीक है। रिमूवल कैसे रिमूव कर सकते हैं चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन को, सब्जेक्ट टू द प्रोविज़न, अगर वो गवर्नर उसको रिमूव कर सकता है ऑफिस से अगर उसको कोई लगता है कि वो मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी है इनकेपेबल है उसको काम को करने के लिए, ठीक है। द गवर्नर में सस्पेंड कर सकता है उसको ऑफिस से एंड प्रोहिबिट, और उसको ऑफिस आने से जब तक इंक्वायरी चल रही हो तब तक ऑफिस आने से मना कर सकता है। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सबसेक्शन, गवर्नर में बाय ऑर्डर रिमूव फ्रॉम ऑफिस द स्टेट चीफ, ऑर्डर के द्वारा रिमूव करवा सकता है स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर को एज केस में इट इज़ एडजस्टेड ऑन एन इंसॉल्वेंट, अगर वो दिवालिया एडजस्ट होता है हैज़ बिन कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस, उसने कोई ऐसा ऑफेंस किया होता है जो कि गवर्नर की ओपिनियन में सही नहीं है, मॉरल नहीं है। एंगेजिंग ड्यूरिंग हिज टर्म्स ऑफ, अपनी टर्म ऑफ ऑफिस के टाइम पे वो एनी पेड एम्प्लॉयमेंट कर रहा है अपने ऑफिस के बाहर किसी और की ड्यूटी कर रहा है। इट इज़ इन द ओपिनियन ऑफ द गवर्नर अनफिट टू कंटिन्यू इन ऑफिस बाय रीजन ऑफ इन्फॉर्मिटी ऑफ माइंड और बॉडी, भाई गवर्नर को ऐसे लग रहा है कि अपने माइंड और बॉडी की वजह से उसको कोई दिक्कत हो गई है फिजिकली या मेंटली, तो अगर वो अनफिट है उस काम को करने के लिए तब उसको रिमूव कर सकते हैं। हैज़ रिक्वायर्ड सच फाइनेंशियल अदर इंटरेस्ट, वो अपना कोई पर्सनली गवर्नमेंट के जो कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह है उसमें से कोई अपने पर्सनली इंटरेस्ट या पर्सनल प्रॉफिट निकाल रहा हो तब। For the state chief information commissioner or state information commission in any way concerned or interested in any contract or agreement made by or on behalf of the government of the state or participate in any way in the profit thereof or in any benefit, कोई भी benefit में अगर वो ले रहा हो तो, ठीक है। अब पावर और फंक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन कमीशन की पावर क्या है और फंक्शंस क्या है। फर्स्ट, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ऑफ द स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन एज द केस में बी रिसीव एंड इंक्वायर इनटू ए कंप्लेंट फ्रॉम एनी पर्सन। फर्स्ट, हु हैज़ बिन अनेबल, देखो ये कंप्लेंट को भी पर्सन से लेगा जो अनेबल है
सबमिट रिक्वेस्ट टू सेंटर पब्लिक इंफॉर्मेशन को ऑफिसर को, स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन को, एज द केस में बी आइदर by reason that no officer has been appointed under this act or because the central, जो पर्सन अनेबल हो रहा है कि एक रिक्वेस्ट सबमिट नहीं कर पा रहा है तो उसकी हेल्प करेंगे ये. who has been refused access to any information requested, जिसने उसको मना कर दिया है, पीपल को मना कर दिया है कि वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है, उसका काम करेंगे. हु हैज़ नॉट बिन गिवन अ रिस्पॉन्स टू अ रिक्वेस्ट, उसने कोई पर्सन ने रिक्वेस्ट डाली लेकिन उसके रिस्पॉन्स नहीं दिया जा रहा तो उसका काम करेंगे ये. हु हैज़ बिन रिक्वायर्ड टू पे एन अमाउंट ऑफ फीस विच ही और शी कंसिडर अनरिजनेबल, उसको एक पर्सन की हेल्प करेंगे, फंक्शंस के ये फंक्शन है, एक पर्सन की हेल्प करेंगे जिससे इतनी ज़्यादा फीस मांगी जा रही है जो उसको अनरिजनेबल लग रही है. हु बिलीव्स दैट ही और शी हैज़ बिन गिवन इनकम्प्लीट मिसलीड, जब एक पर्सन को ऐसा लगता है कि उसको इनकम्प्लीट मिसलीडिंग या फॉल्स इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है इस एक्ट के अंतर्गत, तो इनका फंक्शन बनेगा कि वो उसको सही information प्रोवाइड करे. इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी अदर मैटर रिलेटिंग टू रिक्वेस्टिंग और ऑब्टेनिंग एक्सेस टू रिकॉर्ड्स अंडर दिस एक्ट, रिक्वेस्ट करना और एक्सेस प्रोवाइड करना, एक्सेस लेना रिकॉर्ड का सारा इससे रिलेटेड जो भी काम है वो ये करेंगे. वेयर द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, as the case may be satisfied that there are reasonable ground to inquiry into the matter, it may initiate an inquiry in respect thereof. अगर आपको ये सेटिस्फाई हो गया कि हाँ भाई ये रीजनेबल है कि भाई इस पर्सन ने ये एप्लीकेशन डाली और इसका आंसर नहीं मिला, तो फिर उसके ऊपर इंक्वायरी बिठाई जाएगी. और आगे देखो ये क्या कर सकते हैं. Central Information Commission, State Information Commission, as the case may be, shall, while inquiring into any matter under this section, have the same power as are vested in civil court while trying a suit under the Code of Civil Procedure 1900 085 of 1900 subsection in respect of the following matters. कौन कौन से मैटर देखो. Summoning and enforcing the attendance of a person and compel them to give oral or written evidence, कि भाई किसी को सम्मन भेज सकता है और सामने वाले पर्सन को अटेंडिंग करने के लिए एनफोर्स कर सकता है और कंपेल कर सकते हैं कि ओरल या फिर रिटन एविडेंस दे शपथ लेके. ठीक है. रिक्वायरिंग द डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन, ये डिस्कवरी और इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट को मांग सकते हैं. रिसीविंग, इनके पास ये हक होता है. रिसीविंग एविडेंस और एफिडेविट रिसीव करने का हक होता है. रिक्वेशनिंग एनी पब्लिक रिकॉर्ड और कॉपीज देयर फ्रॉम द कोर्ट ऑफिस, कोर्ट और ऑफिस में से जो भी रिकॉर्ड की कॉपीज वगैरह रिक्वेशन कर सकते हैं. इशूइंग समन्स एंड फॉर एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस और डॉक्यूमेंट, समन इशू कर सकते हैं विटनेस और डॉक्यूमेंट को एग्जामिन करने के लिए, उसको ढूंढने के लिए. एनी अदर मैटर विच में भी प्रेस्क्राइब, जो कोई और मैनर है या फिर मैटर है वो प्रेस्क्राइब जैसे दिया गया वैसे. नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इनकंसिस्टेंट कंटेंट इन एनी अदर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, as the case may be, Central Information Commission or State Information Commission, as the case may be, during the inquiry of the complaint under this act. ये इंक्वायरी कर सकते हैं और कंप्लेंट कर सकते हैं इस एक्ट के अंतर्गत. ऑब्लिगेशन ऑफ पब्लिक अथॉरिटी, जो पब्लिक अथॉरिटीज़ हैं उसकी उत्तरदायित्व क्या बनते हैं. द पब्लिक अथॉरिटी है द फॉलोइंग ऑब्लिगेशन. एवरी पब्लिक अथॉरिटी शैल मेंटेन ऑल इट्स रिकॉर्ड, जो भी पब्लिक अथॉरिटी हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको क्या उनका ऑब्लिगेशन बनता है, उनका उत्तरदायित्व ये बनता है कि वो सारे रिकॉर्ड्स को कैटालॉग में लगा के इंडेक्स करके तरीके से मैनर को एंड द फॉर्म विच फैसिलिटेट द राइट टू इन्फॉर्मेशन अंडर दिस एक्ट, उसको प्रॉपर एक रिकॉर्ड तैयार करके रखें. पब्लिश विद इन 120 डेज फ्रॉम द इनैक्टमेंट ऑफ दिस एक्ट, और वो पब्लिश कर दें 120 दिन के अंदर पब्लिश कर दें. द पार्टी, कौन क्या क्या चीज़ें पब्लिश करनी है उसको. The particular of its organization, function and duty, the power and duties of officer and employees, the procedure followed, जैसे KPI वगैरह होती है. The procedure followed in the decision making process, कौन सी procedure आपने follow करी है decision making करने के लिए. The norm set by it for the discharge of its फंक्शन को डिस्चार्ज करने के लिए कौन से नॉर्म सेट करे हुए हैं. द रूल्स रेगुलेशन कौन कौन सी है. स्टेटमेंट ऑफ द कैटेगरीज ऑफ डॉक्यूमेंट दैट आर हेल्ड इट इन अंडर इट कंट्रोल, कौन सी स्टेटमेंट है, डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं. द पर्टिकुलर ऑफ एनी अरेंजमेंट दैट एग्जिस्ट फॉर कंसल्टेशन विद और रिप्रेजेंटेशन, कौन कौन सी पर्टिकुलर्स हैं अरेंजमेंट के लिए.
member of public in relation to the formulation of its policy, statement of the boards, council, committee, सबकी statement, directory of officer and डायरेक्टरी इसके ऑफिसर्स की एम्प्लॉयज़ की, द मंथली रेमुनरेशन कितना रिसीव कर रहे हैं ऑफिसर एम्प्लॉयज़, बजट कितना एलोकेट किया एजेंसी को, मैनर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ सब्सिडी प्रोग्राम है उसको कैसे एग्जीक्यूट करोगे आप, पर्टिकुलर्स ऑफ रिसीट्स रेसिपेंट्स ऑफ कंसेशन परमिट्स एंड ऑथराइजेशन ग्रांटेड बाय, सारे पर्टिकुलर्स उसके, डिटेल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू और हेल्ड बाय इट रिड्यूस्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, सारी डिटेल्स, द पर्टिकुलर्स ऑफ फैसिलिटीज अवेलेबल सिटीजन फॉर ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन, सारी फैसिलिटी जो सिटीजन्स के लिए अवेलेबल है इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करने के लिए, द नेम डेजिग्नेशन एंड अदर पर्टिकुलर द पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर, पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर के सारे नेम्स डेजिग्नेशन और अदर पर्टिकुलर्स, सच अदर इन्फॉर्मेशन एज मे बी डिस्क्राइब प्रेस्क्राइब्ड एंड देयर आफ्टर अंडर अपडेट दीज पब्लिकेशंस एवरी ईयर, इस पब्लिकेशंस को हर साल क्या करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा, पब्लिश ऑल रेलिवेंट फैक्ट्स वाइल फॉर्मुलेटिंग इन्फॉर्मेशन, सारे रेलिवेंट फैक्ट आपको बताने पड़ेंगे, इंपॉर्टेंट पॉलिसी और अनाउंसिंग द डिसीजन को अनाउंस करने से पहले, प्रोवाइड reasons for its administration or quasi judicial decisions to affected person, सारे administrative decision जो भी होंगे उसको प्रोवाइड करने पड़ेंगे, it shall be constant endeavor of every public authority to take steps in accordance with the requirement of clause of subsection 1 in सबको information suo motu to the public at the रेगुलर इंटरवल पे सारी जो इन्फॉर्मेशन है कम्युनिकेट करोगे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस के थ्रू इंक्लूडिंग इंटरनेट, सो दैट द पब्लिक हैव मिनिमम रेजोर्ट टू यूज ऑफ दिस एक्ट टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन, टाइम टू टाइम पब्लिक को इन्फॉर्म करोगे इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग, फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 1 एवरी इन्फॉर्मेशन शैल बी disseminated widely and in such a form and manner which is easily accessible to the public, और जो ये सब सेक्शन में ये बोल रहा है कि कम्युनिकेट करनी है सारी इन्फॉर्मेशन वो इस तरीके से हो कि जो सारे जो पब्लिक है उसको उसको ईजिली एसेसिबल कर सके, होल मटेरियल शैल बी डिसेमिनेटेड टेकिंग इनटू कंसीडरेशन द कॉस्ट इफेक्टिवनेस local language and the most effective method of communication in that local area and the information should be easily accessible, जो भी आप इंफॉर्मेशन मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हो लोकल लैंग्वेज में हो और इजी एक्सेसिबल हो, सारा सबको इजी समझा जा सके। एक्सप्लेनेशन फॉर द पर्पस ऑफ सब सेक्शन 3 and 4 disseminated meaning मीन्स मेकिंग नोन और कम्युनिकेटेड द इन्फॉर्मेशन टू द पब्लिक थ्रू नोटिस, देखो इन्फॉर्मेशन कैसे प्रोवाइड करना है पब्लिक को, नोटिस बोर्ड के थ्रू, न्यूज़पेपर, पब्लिक अनाउंसमेंट के थ्रू, मीडिया ब्रॉडकास्ट के थ्रू, द इंटरनेट और एनी अदर मीन्स के थ्रू, इंक्लूडिंग इंस्पेक्शन ऑफ ऑफिसर ऑफ द एनी पब्लिक अथॉरिटी के थ्रू। ड्यूटीज़ ऑफ पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर, जो इनकी ड्यूटीज़ क्या बनती है, जो PIO होता है पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर, उसकी ड्यूटीज़ देखो, PIO शैल डील विद रिक्वेस्ट फ्रॉम पर्सन सीकिंग इन्फॉर्मेशन, उनसे डील करते हैं, उन पर्सन से डील करते हैं जो इन्फॉर्मेशन ढूंढ रहे होते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि इन्फॉर्मेशन ढूंढ के दो। इफ द इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्टेड फॉर इज हेल्ड बाय और इट्स सब्जेक्ट मैटर इज क्लोजली कनेक्टेड विद द फंक्शन ऑफ अनदर पब्लिक अथॉरिटी, द PIO शैल ट्रांसफ़र विद इन 5 days। देखो अगर जो इन्फॉर्मेशन ढूंढ रहे हैं, जो मेन सब्जेक्ट मैटर है इन्फॉर्मेशन का, अगर वो किसी और पब्लिक अथॉरिटी से रिलेटेड है तो जो PIO को ट्रांसफ़र कर देगा उसको 5 दिन के अंदर अंदर उस अथॉरिटी पब्लिक अथॉरिटी पे। PIO में सीक द असिस्टेंस ऑफ एनी अदर ऑफिसर फॉर द प्रॉपर डिस्चार्ज और हिज ड्यूटी, अपने ड्यूटीज़ पर डिस्चार्ज होने के लिए किसी अदर ऑफिसर की असिस्टेंस वो ले सकता है। PIO ऑन रिसिप्ट ऑफ ए रिक्वेस्ट शैल एज expeditiously or as possible and in any case within 30 days के अंदर जब रिक्वेस्ट मिली है जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी वो रिक्वेस्ट का आंसर करे, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे, या फिर 30 days के अंदर अंदर तो प्रोवाइड कर ही दे उसको, ठीक है। इन्फॉर्मेशन वेयर द इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्टेड फॉर कंसर्न लाइफ और लिबर्टी से रिलेटेड होगी इन्फॉर्मेशन तो 48 hours के अंदर अंदर उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। इफ़ द PIO फेल्स to give decision on request within the period specified he shall be deemed to have refused the request, अगर वो नहीं डिसीजन नहीं दे पा रहा है और इन्फॉर्मेशन नहीं इकट्ठी कर पा रहा है जो उसको चाहिए, जिस पर्सन ने रिक्वेस्ट की है, तो वो रिफ्यूज़ कर दे कि भाई रिफ्यूज़ कर दे रिक्वेस्ट को कि भाई ये मैं मना कर दिया, मेरे को नहीं मिल रहा है चीज़।
वेयर रिक्वेस्ट हैज़ बीन रिजेक्टेड द PIO हैज शैल कम्युनिकेट टू द रिक्वेस्टर्स। अगर रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो गई है तो PIO को जो कम्युनिकेट करनी चाहिए रिक्वेस्टर को कि भाई रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो गई है, किस लिए हुई है, द रीज़न फॉर सच रिजेक्शन का रीज़न बताना है। द पीरियड विद इन विच एन अपील अगेंस्ट सच रिजेक्शंस में बी प्रेफर्ड, वो पीरियड जिसके अंदर अपील जो होगी रिजेक्शन के बाद कितने टाइम बाद होगी वो बताना है। द पर्टिकुलर्स ऑफ द एपलेट अथॉरिटी, और पर्टिकुलर्स बताना है कौन से एपलेट अथॉरिटी में जाके आप अपील डालो, ठीक है। PIO शैल प्रोवाइड इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म in which it is sought unless it would disproportionately divert the resource of the public authority। PIO को सारी इन्फॉर्मेशन इस फॉर्म में प्रोवाइड करनी है जिस फॉर्म में उसको जो सामने वाले ने मांगी है, unless it would be disproportionately divert the resources of the public authority, वरना अदरवाइज ये disproportionately proportional वाइज डाइवर्ट नहीं करेगा पब्लिक अथॉरिटी को। if allowing partial access the PIO shall give a notice to applicant। अगर पार्शियल एक्सेस है मतलब कि ये है कि थोड़ा सा ही हमें इन्फॉर्मेशन मिल सकती है तो PIO को नोटिस प्रोवाइड करना पड़ेगा एप्लीकेंट को और इन्फॉर्म करना पड़ेगा दैट ओनली पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड रिक्वेस्टेड आफ्टर स्वेयरनेस। और देखो जो इन्फॉर्मेशन की गंभीरता को देखते हुए सिर्फ एक पार्ट है जो हम आपको इन्फॉर्मेशन के रूप में प्रोवाइड कर सकते हैं, बिकॉज जो इंफॉर्मेशन है वो एग्जेम्प्टेड है इस एक्ट के अंतर्गत, ठीक है। द रीज़न फॉर द डिसीजन इंक्लूडिंग एनी फाइंडिंग ऑन एनी मटेरियल क्वेश्चन ऑफ फैक्ट रेफरिंग टू द मटेरियल ऑन विच दूस फाइंडिंग वर बेस्ड। रीज़न बताने हैं डिसीजन के, किस बेस पे आपने ये डिसीजन लिया, क्या कारण रहे हैं डिसीजन लेने के। द नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ द पर्सन गिविंग द डिसीजन, नेम बताना पड़ेगा, डेजिग्नेशन बतानी पड़ेगी जो इस बंदे ने ये डिसीजन लिया है उसकी। द डिटेल्स ऑफ द फीस कैलकुलेटेड बाय हिम और हर एंड द अमाउंट ऑफ फीस विच द एप्लीकेंट इज रिक्वायर्ड डिपॉजिट, सारी डिटेल्स बतानी पड़ेगी आपको कि कौन कौन सी फीस सबमिट करनी है और टोटल सम बताना पड़ेगा कितना इतनी फीस आपको सबमिट करानी है। His or her rights with respect to review of the decision regarding non disclosure of the part, उसके जो बंदे को उसके अधिकार बताने पड़ेंगे बाद में जाकर कि अगर नॉन डिस्क्लोजर हो रहा है, कोई पार्ट बताया गया है सिर्फ और नॉन डिस्क्लोजर ऑफ द पार्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन, द अमाउंट ऑफ फीस चार्ज, कितनी अमाउंट फीस चार्ज होगी उसकी, और द फॉर्म ऑफ एक्सेस प्रोवाइडेड, कितने इस फॉर्म को प्रोवाइड करने के लिए कितने एक्सेस करने के लिए कितनी फीस चार्ज होगी, सब कुछ बताना है आपको। इफ़ इन्फॉर्मेशन सॉट, जो इन्फॉर्मेशन ढूंढी जा रही है मांगी जा रही है, हैज़ बीन सप्लाइड बाय थर्ड पार्टी, का थर्ड पार्टी सप्लाई कर रही है और इज ट्रीटेड एज कॉन्फिडेंशियल बाय दैट थर्ड पार्टी, और उसको और ट्रीट करता है कि थर्ड पार्टी को कॉन्फिडेंशियल रखना है, द PIO शैल गिव अ रिटन नोटिस टू द थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी को रिटन नोटिस देगा within 5 days from the receipt of the request and take its representation into consideration। 5 दिन का नोटिस, 5 दिन के अंदर नोटिस प्रोवाइड करेगा और उसको कंसिडरेशन के रूप में रिप्रेजेंट करो। थर्ड पार्टी मस्ट बी गिवन अ चांस टू मेक अ रिप्रेजेंटेशन बिफोर द PIO विद इन 10 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ सच नोटिस। जब PIO थर्ड पार्टी को नोटिस भेजेगा 5 दिन के अंदर अंदर, उस नोटिस भेजने के 10 दिन अंदर अंदर थर्ड पार्टी को अपना चांस मिलेगा रिप्रेजेंटेशन करने का, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट जो ये चैप्टर था राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 आपको समझ में आया होगा, आपका टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अगर स्टूडेंट आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको टॉपिक क्लियर हुआ हो तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कॉमर्स विद कनौजिया मैम। थैंक यू स्टूडेंट्स।